भाई ये जो पहला इंसिडेंट हमारे पास आया है, ये हमारे पास गया लोकेशन एक वहाँ से आया है। गवर्नमेंट सर्वेंट जो है लड़की के पिताजी हैं, तो गवर्नमेंट की तरफ से क्वार्टर मिले हुए थे, और जो लड़की है उसके भाई बहन है बड़े, चाचा भी साथ रहते हैं, चाचा के 2 बच्चे हैं। तो जैसे एक जॉइंट फैमिली है, पापा, चाचा, दादा दादी और 5 बच्चे हैं मिला के, चाचा के 2 बच्चे हो गए यहाँ पे। जो लड़की बता रही है इसका नाम हम एक तरीके से अंकिता रख लेते हैं। अंकिता ने अपने बारे में बताया कि मैं सबसे छोटी हूँ, मेरे से बड़ी जो है बड़ी बहन है, उससे सबसे बड़े मेरे सबसे बड़े भैया हैं। तो जिस गवर्नमेंट क्वार्टर में ये रह रहे थे वहाँ पर इनका सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था, बहुत प्यार करने वाली फैमिली थी एक दूसरे से। और जो सबसे बड़ी खासियत है जो हमें अट्रैक्ट करती है, इन्होंने बताया कि अक्षय आपने नहीं सुना होगा ऐसा कि जो परिवार है ना वो हमारा हॉरर कंटेंट बहुत कंज्यूम करते हैं। मतलब जैसे घरों में बच्चे देखते हैं तो इनके मम्मी पापा दादा दादी ये सब बहुत देखते थे। आज से 7-8 साल पहले की अगर हम बात करते हैं तो आपने सुना होगा फियर फाइल्स, फिर कोई है आहट, ऐसे ऐसे एपिसोड्स और प्रोग्राम आया करते थे। तो जो इनकी फैमिली है वो बहुत ज़्यादा कंज्यूम करती थी, देखती थी। तो अभी जैसे जो अंकिता है उसकी उम्र हम लगा लेते हैं अप्रॉक्सीमेटली 21-22 होगी। तो ये आज से इंसिडेंट जो है ये 7-8 साल पुराना ही है। तो उस टाइम पे उनकी भी उम्र उतनी ही थी कि वो भी ये सारी चीज़ें देखती थी, तो थोड़ा डरती थी। लेकिन फिर भी जो अंकिता हमारी जो सब्सक्राइबर है वो थोड़ी सी कट्टर है, जो बड़े भाई बहन है वो थोड़े डरपोक हैं। तो एक दिन की ये बात बताती है कि जिस दिन ये सारा हादसा हुआ, सुबह की बात है, जब सारे फैमिली वाले थे वो देखने लग रहे थे ये जो भी एपिसोड आ रहा था हॉरर का। तो बच्चे खेलने लग रहे थे आपस में, और गर्मियों की छुट्टी का टाइम था, अप्रॉक्सीमेटली मार्च का महीना था, गर्मियाँ वगैरह पीक पे थी। और फैमिली वाले देख रहे थे, तो जैसे बच्चे होते हैं ना वो भी ज्वाइन कर लेते कि हमें भी देखना है। तो फैमिली में जो बड़े थे उनका ध्यान गया कि बच्चे बैठ के जो है एपिसोड देखने लग रहे हैं। तो बड़ों ने बोला कि भाई आप एक काम करो, आप मत देखो, आपके दिमाग में लगेगी वो चीज़। और जब भी वो देखते थे तो बच्चों को साइड कर देते थे। उस दिन पापा भी छुट्टी पे थे, सैटरडे संडे वाला दिन था। तो पापा ने उनको बोला कि चलो चलो उठो यहाँ से। बच्चों ने ज़िद कर ली। हमारी जो सब्सक्राइबर अंकिता वो काफ़ी ज़िद्दी मिजाज किया, और सबसे छोटी है तो प्यार भी सबसे ज़्यादा मिलता है। तो अपनी रिकॉर्डिंग में इन्होंने हाईलाइट किया कि मैं ज़िद पे अड़ेगी, मुझे देखना है, मुझे देखना है, मुझे देखना है। तो एपिसोड देखते देखते क्या हुआ, जैसे होता है ना कि बहुत ध्यान लगाने की कोशिश कर रहे हैं पर कुछ एपिसोड्स बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं होते। वैसे ही इन्होंने बताया कि मैं देखने की कोशिश तो कर रही थी, पर बार बार दादाजी मना कर रहे थे तुम लोग मत देखो, अगर देख रहे हो तो रात को ये मत बोलना डर लग रहा है, ऐसा लग रहा है, वैसा लग रहा है। और मैं साफ साफ बता रहा हूँ ये दिन में हो रहा है सब कुछ, ये रात में नहीं हो रहा। अभी दिन में जैसे रिपीट टेलीकास्ट आता है ना, वो सब ये देख रहे थे। तो फिर भी बच्चों ने थोड़ी देर तो देखने की कोशिश की। उसके बाद क्या हुआ, अंकिता की जो बहन थी उन्होंने बोला अरे चलना खेलने चलते हैं। फिर भी ध्यान लगाना शुरू करा। तो उस एपिसोड की कुछ झलक इन्होंने बताई कि स्कूल कॉलेज का वो इंसिडेंट था जो उस एपिसोड में आ रहा था। बच्चे भूत बुलाने की कोशिश कर रहे थे और किसी के अंदर भूत आ भी गया था, वो टाइप चल। यस। तो वो इतना उन्होंने एक्सप्लेन नहीं करा कि वीजी बोर्ड आई जो बोर्ड था या उन्होंने क्या करा क्या नहीं करा। तो क्या हुआ, इनकी जो बहन थी अंकिता की, उन्होंने बोला कि देख लिया मज़ा नहीं आ रहा, चले अब खेलना शुरू करते हैं। तो जो बड़े वाला भाई था इनका वो वहाँ पे रुक गया, और ये लोग जो थे, जो चाचा चाची के बच्चे थे वो ट्विंस थे, और अंकिता अपनी बड़ी बहन के साथ ये उठते हैं और बोलते हैं चलो खेलने चलते हैं। दादा की तबीयत ख़राब रहती थी, दादी भी बुज़ुर्ग थी, दादा चल नहीं पाते थे अच्छे से, और चाचा वगैरह सारे वहाँ बैठ के आराम से देख रहे थे। चाची अपने रूम में थी, बच्चे भी वहीं थे, खेल वेल रहे थे। ये उठे तो जो अंकिता की बहन थी उन्होंने बोला कि एक काम करते हैं, हम भी भूत बुलाने की कोशिश करते हैं। अच्छा। जो लड़का था, चाचा का जो बेटा था, वो डरपोक था, उसने बोला दीदी मैं नहीं करूँगा कुछ भी ऐसा। तो फिर जो अंकिता की बहन थी उन्होंने कन्विंस कर लिया, दिन का टाइम है, रात नहीं हुई है, ऐसा थोड़ी ना होता है कि हम बुलाएंगे तो भूत आ जाएंगे। और एपिसोड में यही दिखाया गया था कि उन्होंने बुलाया भूत और आ गया। तो जो अंकिता थी उसने पहले तो दिमाग में ये चीज़ लेके यार नहीं होता है, सब कुछ मानते ही नहीं है, ये सब चीज़ें होती थोड़ी ना है, बस दिखाई जाती है मूवीज़ में, सीरियल्स में। अब जब घर की कोई लड़की होती है ना जो सबके राज जानती है, उसने बोला कि अगर तुम नहीं खेलोगे तो मैं फिर पापा को वो वाली बात बता दूंगी। अब वो कौन सी बात थी, 7-8 साल पुरानी हो गई तो उसे भी याद नहीं है। पर उनकी बहन ने क्या करा, ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर दिया कि मैं बोल रही हूँ खेलना पड़ेगा, नहीं तो मैं पापा को बता दूंगी। मैं 3 तक गिनूंगी, अगर हाँ नहीं बोला तो मैं पापा को बता दूंगी। 1 2 तो सबने बोल दिया खेलेंगे खेलेंगे। छत पे जाने के 2 रास्ते थे। जैसे आप जानते हैं पुराने टाइम में जो सीढ़ियाँ होती थी उससे भी जाया जाता, वो जो
लकड़ी की होती है ना वो सीढ़ी जिस पर पैर रख के चढ़ा जाता है, एक वो था। दूसरा रास्ता था दूसरी तरफ से, तो ये दूसरी तरफ से इसलिए नहीं गए क्योंकि वहाँ से चाचा का कमरा लगता था, तो ये दिखाना नहीं चाहते थे कि हम कुछ ऐसा कर रहे हैं। इन्होंने क्या करा, सीढ़ी पे चढ़ के ये सब ऊपर गए, और जो लड़का था इनमें, चाचा का लड़का, जो ट्विंस थे भाई बहन, उनमें से एक को बोला दीदी ने, इसकी अंकिता की बहन ने, कि एक काम करो मोमबत्ती लेके आओ। छत पे गेंदे के फूल होते हैं, वो लगे हुए थे छोटे छोटे गमलों में। इसकी बहन ने क्या करा, वहाँ पर जो गेंदे के फूल थे वो जो उसकी जो पत्तियाँ होती है वो तोड़ी, उससे एक सर्कल बनाया, और ये सब देखने लग रहे हैं। तो इसकी बहन ने ये इंस्ट्रक्शंस दिए कि जो मैं बोल रही हूँ उसको फॉलो करना, पक्का कुछ ना कुछ मिलेगा। तो उस टाइम पर अंकिता भी यूँ थी कि कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा था। जैसे आज के बच्चे बहुत तेज़ हैं चीज़ों को लेके, उस टाइम पे ऐसा नहीं होता था, प्रोसेस ही नहीं कर पाते थे। हम खुद भी ऐसा नहीं कर पाते थे उस टाइम पे प्रोसेस की, कोई ऐसा हो रहा है तो क्या करना है, मस्ती में चलो चलो करते हैं। उसने क्या करा, गेंदे के फूल बिछाए और वहाँ पर एक मोमबत्ती रखी बीच में, और अंकिता की बहन बोलती है कि जब मैं बोलूँगी ना, 3 बार बोलूँगी, आजा आजा आजा, तो तुम्हें मेरे साथ साथ बोलना है सर्कल में बैठ के। और उसने करना स्टार्ट करा। तो जो बाकी तीनों थे, जो चाचा का लड़का था, दोनों बहनें थी, जो अंकिता थी और वो कज़न की जो थी, वहाँ पर तीनों वो देखने लग रहे थे कि ठीक है देख रहे हैं। हुआ क्या, जो अंकिता की बड़ी बहन थी वो सर्कल में बैठती है और उन्होंने बोलना शुरू कर दिया, आजा आजा आजा। तो वहाँ पर जैसे उसने आँख खोली, उसने देखा कि भाई तीनों अभी तक वहीं खड़े हैं, सर्कल में नहीं आए, उन्होंने कुछ करा भी नहीं है। तो उसने डांटना शुरू करा कि तुम आ क्यों नहीं रहे हो, तुम कर क्यों नहीं रहे हो। तो क्या वो सामने से वो तीनों आते, वो भी बैठे। अब चारों ने ऐसे उंगली रखी और चारों बोलना शुरू करते, आजा आजा आजा। उस टाइम पे क्या हुआ, अंकिता जो खुद मेंशन कर रही है कि जब हमने आंख बंद करी हुई थी ना, बस एक तरफ से ऐसा लगा जैसे कोई बहुत तेज़ स्पीड से कोई बगल से निकला है, और वहाँ पर जितने भी फूल पत्तियाँ जो गिरी हुई थी वो एक साथ उड़ के इधर गई हैं। हवा जैसे तेज हवा फुल स्पीड में हवा निकली और पत्तियाँ इधर उधर हुई हैं। उस टाइम पे क्या रिएक्शन होता है कि ये जैसे उठते हैं ना एकदम से कि कोई आ गया कोई आ गया कोई आ गया, मैंने बोला था दिक्कत होगी होगी होगी, चलो चलो निकलो यहाँ से निकलो यहाँ से। तो जब ये भागना शुरू करते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है, सबसे पहले जो चाचा चाची के बच्चे थे वो उतरे उस सीढ़ी से। उसके बाद जो अंकिता की बहन थी वो भागना शुरू करती है। तो उस टाइम पे अंकिता की नज़र पड़ती है कि मेरी चप्पलें रह गई हैं। तो एक बच्चे के दिमाग में क्या होता है कि चप्पल उठाऊं, मैं भी भागूं। सब ऐसे ही भागे थे, अंकिता भागी चप्पल उठाने के लिए। तो उसकी बहन ने भागते भागते पीछे मुड़ के देखा और अंकिता के पीछे से कॉलर पकड़ा और घसीटती हुई उसे लेके आई सीढ़ी के पास। पहले खुद उतर गई वो, जो अंकिता की बहन थी, डरे हुए थे बहुत बुरी तरीके से, लेकिन किसी को बताना नहीं चाहते थे। अंकिता के साथ हुआ यहाँ पर पहला झटका। जब वो सीढ़ियों से उतर रही थी तो ऐसा होता ना कि आप पैर रखने की कोशिश कर रहे हो तो नीचे वो जो पैर रखने वाला होता है वो हड़बड़ाहट में मिल नहीं रहा होता। वही वो अंकिता के साथ कि ऐसे जैसे चौथी सीढ़ी 5वीं सीढ़ी पर वो मिल नहीं रहा था, जो डंडा था, किसी ने अंकिता को आगे से पुश किया, मतलब जैसे उसने सीढ़ी पकड़ी थी पुश किया पीछे की तरफ। तो वो पीछे जाके इस तरीके से गिरी है, और जैसे होता ना एकदम से दांतों के बीच में जीभ आ गई, वहाँ से कटी और हाथ पे चोट लगी, कमर पे चोट लगी। बच्ची थी, रोना शुरू कर दिया। जो बड़ी बहन थी उसने कंसोल किया कि चुप हो जा, नहीं किसी को बताना नहीं है, किसी को, सबको बोल दिया कि किसी को बताना नहीं है। और इसको पकड़ के जैसे होता ना दर्द में, अंकिता रो रही थी चिल्ला के, तो उसके मुंह पे हाथ रखा और कमरे में लेके चले गए। तो जो चाचा का लड़का था वो भागा, वो वहाँ से दवाई लेके आया। इन्होंने कुछ चीनी और ठंडा पानी उसके मुँह में उसे कंज्यूम करवाया, तो जिससे दर्द वगैरह रुक जाए। तो हुआ क्या, चोट का असर तो फिर भी कम हो गया, लेकिन मुँह का दर्द जो था वो हो रहा था। अब इतने में पापा मम्मी तक आवाज़ पहुँच गई थी कि कोई तो गिरा है, कुछ तो हुआ है। तो जब भाग के आए तो देखा पापा मम्मी ने कि सब कुछ ठीक है, बच्चे अपने खेलने लग रहे हैं। इन्होंने वहाँ पे उस तरीके से एक्ट कर दिया था। ये होते होते शाम हो गई। जैसे कि आपको बताया था कि पूरा इंसिडेंट दोपहरी और ये अपना दोपहर और सुबह के टाइम पे हुआ था। शाम तक इन्होंने किसी को कुछ नहीं बताया। दोपहर के टाइम पे जो दोपहर हुई थी उसमें जैसे सब देख रहे थे, देखने के बाद सब सो गए, तो बच्चे भी सो गए थे वहाँ पे। अंकिता की आँख खुली, शाम हो चुकी थी। फिर इन्होंने अपना टाइम पास किया, पार्क वगैरह गए। इनके घर के पीछे एक बहुत बड़ी फील्ड थी, जो होता है ना कि गवर्नमेंट क्वार्टर है तो उसके पीछे बच्चों के लिए कुछ एरिया बना दिया जाता है। आज के टाइम पे तो हम हर जगह ही देख रहे हैं। वहाँ पर कुछ झूले लगे हुए थे जिसमें छुट्टियों के टाइम पे ये बाहर जाके सुबह दोपहर में खेला करते थे। ये शाम को वहाँ पर गए, खेले, अपना टाइम पास करा, वापस आए और सोने की तैयारी हो गई थी। तो उस टाइम पर क्या हुआ, जो अंकिता की मम्मी थी उन्होंने बोला कि चलो फटाफट छत पे सोना है। तो चाचा के वहाँ से निकल के छत पे पहुँचो। अब ये छत पे जाए कैसे, इनके दिमाग में डर बैठा हुआ है कि हमने इतना सब कुछ फैला रखा है,
अच्छा, जो वो जो फूल के पत्ते थे गेंदे के फूल के और जो मोमबत्तियाँ थी वो भी वहाँ पे नहीं उठा रखी। तो दिमाग में ये था कि हमसे पहले कोई बड़ा पहुँच गया तो वो पकड़ लेगा कि तुम यहाँ क्या कर रहे थे, ये सामान यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो बार बार ये लोग मना कर रहे थे कि हम नहीं जाएंगे, आप लोग जब चलोगे हमारे साथ तभी हम चलेंगे। तो अंकिता की मम्मी ने बताया कि तुम्हारे बड़े भाई, चाचा और पापा ऑलरेडी ऊपर है, जाओ। फिर इनको थोड़ी तसल्ली हुई, लेकिन ये डरते डरते गए कि अब हम जाएंगे, ऊपर से हमें पूछा जाएगा गेंदे के फूल क्या कर रहे थे, मोमबत्तियाँ क्या कर रही थी। लेकिन हुआ कुछ अलग। ये पहुँचे ऊपर, और ऊपर जाने के बाद देखा कि वहाँ पर ना तो कोई फूल का पत्ता, ना कोई मोमबत्ती, कुछ भी नहीं है। तो जैसे ही ऊपर बुजुर्ग लोग आने शुरू होते हैं, मम्मी आती है, चाची आती है, तो इन्होंने क्या करा, एक एक से पूछना शुरू करा कि मम्मी आपने यहाँ सफाई की थी क्या। मम्मी ने बोला कि नहीं, मैंने तो कोई सफाई नहीं करी। फिर ये गए चाची के पास कि चाची यहाँ पर ऐसे ऐसे कुछ सामान फैला हुआ था। वो भी बोले कि मैं तो आई नहीं। और दादी के बस की वैसे ही नहीं था कि वो अकेली चढ़ के ऐसे आ जाए। तो फिर भी इन्होंने कन्फर्मेशन के लिए पूछा कि दादी आप आए थे। उन्होंने बोल दिया नहीं, मैं तो नहीं आई थी। तो दिमाग में आया भाई हुआ क्या, पर बच्चे थे, चीज़ें दिमाग से निकल गई, अपने सोने के लिए लेट गए। रात के 12 बजे के बाद जो सबसे बड़ी वाली बहन थी अंकिता की, सबके सोते हुए वो एकदम से चिल्ला के उठती है, और बहुत ज़ोर से चिल्ला के उठी वो। तो घर वाले एकदम से उठते कि हुआ क्या। जो अंकिता की बहन थी उन्होंने एक तरफ इशारा करके बोलना शुरू कर दिया कि वो वहाँ खड़ी है और वो मुझे बुला रही है, वो बोल रही है मेरे साथ चल। अब भाई घर वाले इधर उधर देखते हैं, सब तो उठ ही गए थे। देखना शुरू करा, कोई भी नहीं दिख रहा। और वो लड़की बिलक बिलक के रोने लग रही है कि यहीं पर खड़ी है, ये मुझे बुला रही है और मुझे बोल रही है मेरे साथ चल। सबका दिमाग घूम गया, सब इधर उधर देख रहे हैं। ऐसे टाइम पे जब आपके पास कोई नॉलेज नहीं होती तो एक ही चीज़ होती है, हनुमान चालीसा। जो अंकिता के पापा थे वो, उन्हें ऐसा लगा कि पता नहीं बच्चे हैं, इन्होंने वो शो देख लिया था जो फियर फाइल्स वगैरह का था, दिमाग में कुछ रह गया होगा, बुरा सपना देख लिया होगा। तो उन्होंने क्या करा, बच्ची को अपने साथ रख के और वही हनुमान चालीसा गानी शुरू कर दी। उन्हें बोलना शुरू कर दिया, बेटा कुछ नहीं है कुछ नहीं है करके वहाँ पर सुला दिया। भाई ये सो गए। मुश्किल से आधे घंटे में सबकी आँख लग गई। सुबह सब उठे 8 बजे, मैक्सिमम 8 बजे उठना तो होता ही है क्योंकि सूरज सर पे आ जाता है। सुबह सब उठे, सब खेलने भी चले गए। जो अंकिता की बड़ी बहन थी वो वहाँ पे सो रही है। घर वाले आए, घर वालों को लगा कि कल डर गई थी रात को इसलिए थोड़ा नींद टूट गई थी, थोड़ी नींद ले रही होगी। उसको उठाने की कोशिश करी, नहीं उठी। मम्मी गई पापा के पास कि एक बार उसे बोल दो अंकिता की जो बड़ी बहन है उठ जाए एक बार। नहीं उठी भाई, नहीं उठी, खूब उठाया, नहीं उठी। दादी भी आई, सब आए, सब ने एक साथ उठाने की कोशिश करी, नहीं उठी। सब ने जब हाथ लगा के देखा तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, मतलब तप रही थी, बहुत ज़्यादा तप रही थी। तो उसे उठाने की कोशिश कर रहे ना, कुछ नहीं हो रहा, पानी मार लिया, सब कुछ करके देख लिया, नहीं उठ रही। थर्मामीटर मंगाया, थर्मामीटर से टेम्परेचर चेक करा, 104 डिग्री बुखार हो रखा था। तो घर वाले बहुत ज़्यादा डर गए कि यार उठ नहीं रही है, दिक्कत क्या हो रही है, पता नहीं चल रहा है। तो कैसे न कैसे क्या करा, उसे गोद में लेके नीचे तक लेके आए, जहाँ पर नीचे इनका एरिया था हॉल वाला, उसमें लेटा दिया। अब वहाँ पे बैठ के बातचीत कर रहे कि क्या करना है क्या नहीं करना। अंकिता के जो पापा थे उन्हें ऑफिस जाना था आज, उन्होंने बोला कि मैं जा रहा हूँ। तो इनकी मम्मी ने बोला लड़की उठ नहीं रही है। तो इनके पापा ने बोला थोड़ी देर में उठ जाएगी। भाई पानी भी मार लिया, सब कुछ कर लिया, हाथ पैर भी रगड़ लिए, 104 डिग्री बुखार जा रहा है। फिर इनके पापा को लगा यार कि ऐसा हुआ क्या है, कुछ तो दिक्कत लग रही है। तब इनके पापा को जब मम्मी ने बोला ना कि उठ ही नहीं रही है, तो एक तरीके से जैसे बच्चों का डर होता है यार, कहीं कभी कभार होता है ऐसे कि सोते सोते पता नहीं क्या ऐसा हो गया, दिमाग में आ जाती है 36 चीज़ें। तो इनके पापा ने ऑफिस में फ़ोन करा कि मैं नहीं आ पाऊँगा, मेरी लड़की की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। फिर देख रहे हैं, उठाने की कोशिश कर रहे हैं, उठ जा उठ जा उठ जा, उठ नहीं रही है। एक इनके डॉक्टर थे, उनको फैमिली डॉक्टर को फ़ोन करा इसके पापा ने कि एक बार आप आओ, बच्ची जो है रात को सोई थी और सुबह उसकी आँख ही नहीं खुल रही, सांस वास तो चल रही है लेकिन पता नहीं उठ नहीं रही है। वो डॉक्टर आए, वो भी देख रहे हैं यार पहली बार मतलब ऐसा कोई सिचुएशन देखी है जहाँ पर टेम्परेचर हाई है लेकिन लड़की की मूवमेंट नहीं हो रही बिल्कुल भी। तो उन्होंने बोला कि मैं इंजेक्शन तो देता हूँ अपनी तरफ से, दवाई वगैरह देता हूँ, लेकिन आप इसे लेके हॉस्पिटल चले जाओ, आपके लिए बेस्ट रहेगा। वो डॉक्टर वहाँ पे दवाई देके अपने चला गया। अब बात आती है हॉस्पिटल ले जाने की। इसके पापा, इसके चाचा, इसकी दादी और मम्मी और चाची सब लड़की को उठाने की कोशिश कर रहे गोद में। ये लड़की किसी से उठ ही नहीं पा रही। पापा पूरी कोशिश कर रहे कि उठ जाए। वजन मैक्सिमम रहा होगा 45 या फिर 35 ऐसे कुछ रहा होगा। पूरी कोशिश कर ली उस लड़की को उठाने की। वो लड़की जहाँ है वहाँ से ऊपर नहीं उठ पा रही, कोई नहीं उठा पा रहा, उठा ही नहीं पा रहा कोई भी। अब यहाँ पापा को समझ में आ गया कि भाई गड़बड़ है कुछ।
पक्का पता चल गया यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। अब इनके दिमाग में ये आ रहा है कि भाई हम क्या करें, और ये हर उस फैमिली के दिमाग में आते हैं जो ना तो तांत्रिक को जानते, ना मौलवी को जानते, ना पंडित, ना पुरोहित, किसी को भी। उनके दिमाग में होता हनुमान चालीसा चला ले, कोई कुछ बजरंग बाण चला ले, कुछ ऐसा करे। तो इन्होंने क्या करा, हनुमान चालीसा चला ली उस लड़की के ऊपर, उसका भी फ़र्क ना हो। पूरी कोशिश कर ली, वो उठ के नहीं दे रही। उसके बाद क्या हुआ, इसके पापा पास वाले पंडित जी को जानते थे, जो सबसे पास में मंदिर था। इसके पापा ने फ़ोन करा कि पंडित जी ऐसे ऐसे सिचुएशन हो रही है। और पंडित जी ने पूछा भी आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई दिक्कत है, मेडिकल सिचुएशन भी तो हो सकती है। इन्होंने बताया कि मैंने, चाचा जो है मेरे भाई, उन्होंने, सब ने कोशिश कर ली, हमसे ये ऊपर तक नहीं हो पा रही कि हम गोद में इसे उठा लें। पंडित जी बोलते ठीक है मैं आता हूँ। इतने में क्या हुआ, वो पंडित वहाँ पहुँचे, जैसे उन्होंने इनके घर के बाहर कदम रखा है, ये लड़की उठी और अपने बाप की तरफ देखा, सब की तरफ देखा, एक वियर्ड तरीके से स्माइल देने लगी और बोली कि नहीं जाऊंगी, कोई मुझे इसके शरीर से नहीं निकाल सकता। और भाई ये बोल के वो अपने ही बेड के नीचे घुस गई। ये जब मैंने यहाँ तक सुना ना कि अपने ही बेड के नीचे घुस गई, तब थोड़ा सा ऐसा लगा कि भाई अब कुछ सही में डरावना होने वाला। और फिर चीज़ें देखो क्या जा रही हो चुकी है वो पूरी तरह। वो भाई अभी जो सही में ऑडियंस थोड़ा सा अगर डरती भी होगी ना, तो यहाँ से थोड़ा सा अपना दिल पकड़ ले, क्योंकि यहाँ सिचुएशन वर्स्ट होने वाली है। ये सीधा बेड के अंदर घुस गई वहाँ से। अब इसके पापा देखने लगे, तो इसके पापा फिर वही बजरंग बाण चलाऊंगा, ये करूँगा, वो करूँगा, हनुमान चालीसा पढ़ाऊंगा, ठीक हो जाएगी। नीचे से बार बार ही देखें, थोड़ा सा क्रीपी स्माइल करे और वापस घुस जाए। इसके पापा बोल रहे बेटा बाहर आ जा। मम्मी ने जब ये चीज़ देखी, रोना शुरू कर दिया। चाची देख रही है, बच्चे डरे पड़े हैं, जो छोटी अंकिता है वो भी देख रही है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो इस टाइम पे क्या हुआ, इसके पापा यूँ देखने लग रहे हैं, बेटा बाहर आ जा, बाहर आ जा। जैसे ही ये होता ना कि हाथ बढ़ाया पकड़ने के लिए, उस लड़की ने क्या करा, अपने ही बाप का हाथ पकड़ के और यहाँ से यूँ करके खींच दिया। इसके पापा ने हाथ झटकाया, लेकिन जो मांस का टुकड़ा निकला ना, उसको अपने बाप के सामने हंस हंस के खा रही है, मज़ा आ रहा है। ये सिचुएशन वहाँ पे बन गई है इस तरीके से। भाई परिवार वाले ऐसे हो गए थे कि बच्ची को कैसे बचाएं, निकाले कैसे, खींचे कैसे, क्या करे, समझ नहीं आ रहा। तो उस टाइम पे सिचुएशन ये होगी कि हनुमान चालीसा चला के रखो, देखते हैं कुछ होगा। बार बार बेटा बाहर आ जा, बेटा बाहर आ जा। इतने में वो जो पंडित जी बुला रखे थे वो बाहर खड़े थे, तो पंडित जी आ गए। तो देख कर पंडित जी को देखे गर्दन टेढ़ी करके, और ये अच्छा अच्छा उन्हें ही बुला रही है, निकालेगा, अच्छा अच्छा अच्छा। पंडित अंदर आया, तो उसने क्या करा, पंडित होता ना कि कॉन्फिडेंस है कि भाई मैं तो कर ही दूंगा। पंडित गया कि बेटा बाहर आ, चल बेटा बाहर आ। तो वो बोले कि जो पापा थे कि भाई साहब मेरा मांस पाड़ दिया लड़की ने, थोड़ा सा देख लो आपके साथ कुछ ना हो जाए। बोला नहीं नहीं, मेरे साथ ऐसा थोड़ी ना हो जाएगा, भाई मंदिर के पंडित है, इतना तो बनता है कि भाई ऐसे थोड़ी ना कुछ हो जाएगा। तो उस टाइम पे क्या हो, जैसे पंडित जी बोल रहे थे ना कि बाहर आ, कुछ नहीं होगा बेटा बाहर आ जा। पंडित जी के सीधा एक तरीके से लात लगी है, और वो फेस पे लात लगी, और पंडित जी दूर जाके सीधा वहाँ पे दीवार पे लगे हैं। तो उस टाइम पे जैसे पूरा परिवार एकदम से सदमे में चला गया कि भाई पहले इसके पापा का हाथ का मांस हो गया, फिर ये पंडित जी के साथ ये सिचुएशन हो गई। तो इस टाइम पे समझ नहीं आ रहा था। तो पंडित जी को बोला जा रहा था कि कुछ बताओ क्या करे क्या करे। तो पंडित जी ने क्या करा, अपने उससे जैसे एक बैग होता है ना थैला, उससे कुछ पत्थर निकाले और वो पत्थर यूँ रगड़ के उस लड़की के पास फेंके। तो उस लड़की ने क्या करा, थोड़ी सी साइड होके और यूँ जैसे होता है ना कि मांस का जो टुकड़ा उसे खाते खाते यूँ देखने लग रही है और पंडित की तरफ देख के हंस रही है। तो जो परिवार वाले थे वो बोले कि पंडित जी क्या करना है, कुछ बताओ। उस पत्थर से भी कुछ नहीं हुआ। वो पत्थर क्या था मैं बता देता हूँ। जब पूछा गया ना तो बताया कि माता जी के वहाँ पर जो चरणों में जो पत्थर होते हैं ना, जो सजावट के लिए रखे जाते हैं, वो पत्थर थे। इससे भूत प्रेत बहुत आसानी से भाग जाते, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि कैसे इस चीज़ को निकाला जाए। तो उन पंडित ने बोल दिया आप एक काम करो, आप इसे ना लड़की को अपनी बनारस लेके चले जाओ, वहाँ पर बहुत सारे सिद्ध पंडित आपको मिल जाएंगे, बहुत साधु संत मिल जाएंगे जो कर देंगे उतारा। पर मेरे को नहीं लग रहा कि अभी इस लड़की को बचाया जा सकता है। उन्होंने वहीं हाथ खड़े कर दिए। और ये एक लाइन होती है कि मुझे नहीं लगता मेरे से हो पाएगा। उन्होंने बोला मुझे नहीं लग रहा कि इस लड़की को कोई बचा पाएगा। तो फैमिली एकदम से ऐसी हो गई कि भाई ये क्या बोल दिया, लड़की है सबसे बड़ी है, और इनके तो एक तरफ मतलब होता है ना, घर में आपका एक लड़का हो गया, उसके बाद एक लड़की हो रही है, तो प्यार होता है कि भाई हमारे घर में लक्ष्मी आई है, ऐसा है। तो बहुत वो था कि प्यार इस लड़की को करेगा। अब वो बार बार नीचे से देख रही है, झाँक रही है, और जैसे अंकिता उसे आजा अच्छा अच्छा अच्छा। तो इतने में क्या हुआ, जैसे सारे पीछे हो जाते, नहीं चाची वहाँ पे थी, बच्चे वहाँ पे थे।
पंडित जी बोले कि मैं निकलता हूँ, मेरे से हो नहीं पाएगा। तो पंडित जी को छोड़ने के लिए कुछ लोग बाहर गए, जैसे कि बड़े वाला भाई वहीं पे था। पंडित जी को छोड़ने के लिए गए थे इसके पापा, मम्मी, दादा, दादी। दादा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती थी। तो इतने में क्या हुआ, अंकिता की जो बहन थी वो बेड के नीचे थी, वो अंकिता को देखने लग रही और आजा आजा ना, आजा आजा, कुछ नहीं कह रही, आजा। तो अंकिता ने क्या करा, चलना शुरू कर दिया उसकी तरफ। तो उस टाइम पे चाची का ध्यान भी नहीं था कि ये जा रही है। तो जब एकदम से पास जा रही थी ना, फिर अंदर से एक आवाज़ आई, भाग जा यहाँ से, मत आइयो यहाँ पे, मत आइयो। फिर थोड़ी देर में आजा आजा आजा, कुछ नहीं कह रही। फिर 2 कदम अंकिता ने आगे रखे, भाग जा मत आ, यहाँ पे मत आ। जैसे वो चीज़ होती नहीं कि कोई चीज़ अंदर से लड़ने की कोशिश कर रही है। इतने में क्या हुआ, इसके भाई ने भागकर अंकिता को पीछे करा कि नहीं इसके पास मत जा, और खुद वो गिर गया। तो अंकिता की बहन ने क्या करा, अपने ही बड़े भाई को दीवार के लगाया और पूरा उठा दिया। तब एकदम से चाची ने देखा, वो होपलेस हो गई, क्या करूँ। उसने आवाज़ मारनी शुरू करी कि आओ देखो ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा। तो जो पंडित जी को छोड़ने गए थे वो सारे अंदर आए, तो उन्होंने देखा भाई लगा रखा है। और इन सब चीज़ों में क्या हो रहा था, अंकिता की जो बहन थी ना, वो एक तरफ तो उठा रही थी और एक तरफ दूसरे हाथ से खुद को पुश कर रही थी, ऐसे जैसे उठा रही है और पुश कर रही है कि कोई चीज़ लड़ रही है अंदर से। एक बार छोड़ा, अंकिता का भाई नीचे गिरा, भागने की कोशिश करी, पैर पकड़ा, घसीटा, फिर हवा में। 3 बार ये हुआ है जब उसने पूरा उठा दिया और कोई चीज़ खुद अंकिता की बहन को पुश कर रही पीछे, नहीं। जैसे ही घर वाले आए ना, तो उसने क्या करा, अंकिता की बहन ने अपने आप को थप्पड़ मारने शुरू कर दिए कि मत कर, मेरे परिवार के मत कर, पटापट करके। इनके पापा को लगा भाई कोई सिचुएशन नहीं है, सीधा मंदिर में भागे, हनुमान जी की किताब उठाई, जो बजरंग बाण वगैरह जिसमें सारी चीज़ें होती हैं, उन्होंने क्या करा, वो किताब लगाई हाथ पे किताब लगते ही इतना हिस्सा जल गया वहाँ से। और जैसे होता ना, नीचे बैठ के वो जो बहन थी अंकिता की, उसने घसीटते हुए सीधा बैठ के नीचे, और वहाँ से निकल के, नहीं बचा पाओगे, कोई नहीं बचा पाएगा। देखा ना पंडित का क्या करा है। अब अगर किसी को अपना मांस मुझे चखाना है तो एक बार आ जाओ, पास आ जाओ, फिर बताती हूँ। इसके पापा ने क्या करा, अंकिता के पापा ने अपना थोड़ा सा हिम्मत बटोरी कि मेरी ही लड़की है, अंदर जाके किताब रखने की कोशिश करी, यूँ करके हाथ पे खींच के लगा, धम, किताब गिरी और एकदम से चबाने के लिए आई। तो इसके पापा हुए पीछे, वही सर पकड़ लिया कि अब क्या करा जा सकता है। तो वो दिमाग में आई कि बनारस अगर हम लेके चले जाएंगे तो शायद लड़की ठीक हो जाए। इतने में जो दादा थे वो देख रहे थे, और दादा बोलते कि बनारस तो हम जाएंगे, पर किसी को साधु को ढूंढने के लिए नहीं जाएंगे। दादाजी जो थे ना, वो 5 भाई थे, और उनके सबसे छोटे जो भाई थे उन्होंने आघोर साधना कर रखी थी। तो दादाजी बोलते कि हम जाएंगे बनारस, पर साधु के पास नहीं जाएंगे, हम अपने पुश्तैनी घर में जाएंगे, मेरे सबसे छोटे वाले भाई ने आघोर साधना कर रखी है। जैसे ही ये चीज़ उसने सुनी, अंकिता की बहन ने नीचे से निकल के, हैं बुड्ढे, वहाँ लेके जाएगा, वो बचा लेगा मुझे, इसके शरीर से निकाल देगा, इसे बचा लेगा, वो तुझे लगता है निकाल लेगा। इतने में बोल के, जैसे एकदम से होता ना कि घर वाले, बेटा क्यों कर रही है बोल के सीधा मुंह ऊपर करा और एकदम से बेहोश, वहाँ पर बेहोश होगी। अब भाई किसी की हिम्मत ही नहीं हो रही हाथ लगा दे, किसी का ये नहीं हो रहा कि बेड के नीचे से निकाल दे, साला पता चले भाई कोई ट्रिक है, कुछ हाथ वाथ काट ले, कुछ कर दे। इनके पापा ने क्या करा, वो हनुमान जी की किताब उठाई, पहले तो लगाई, तो अब नहीं हो रही थी, जलन वगैरह चीज़ें नहीं हो रही थी, बाहर निकालने के बाद उसे लेटाया। समझ गए कि नॉर्मल हो गई है, लेकिन करे क्या, पता है कि अभी नॉर्मल हो गई, शाम को फिर ड्रामे होंगे, कल फिर ड्रामे होंगे, और ये चीज़ होते होते वैसे ही शाम हो गई थी। इन्होंने क्या करा, अंकिता की बहन को मंदिर वाले कमरे में लेटा दिया। भाई मंदिर वाले कमरे में लेटने के बाद इसकी बहन वहाँ पे सो गई। अब सारे रात को बच्चे तो सो गए, सारे जितने भी बुज़ुर्ग हैं, जो मम्मी पापा है, वो सारे बैठ के वेट कर रहे कि भाई क्या होगा, कल लेके जाना है। पूरी रात वो सोई नहीं। सुबह इन्हें पता था मैं जाना तो ट्रेन से ही है, ट्रेन में भी ज़्यादा भीड़ हुई और इसके कुछ हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। तो गया में जो ट्रेन आनी थी वो ट्रेन आई, इन्होंने बोगी के अंदर बैठाया। बोगी के अंदर बैठाने के बाद क्या हुआ, अब पूरी नज़र उसी पे है। बस एक इनकी किस्मत अच्छी थी कि उस दिन बहुत ज़्यादा क्राउड नहीं था ट्रेन में। तो ट्रेन चलनी शुरू हुई, उस तब तक तो वो लड़की नॉर्मल थी। जैसे ही इन्होंने गंगा जी को पार करा, उस लड़की के हाथ पैर मुड़ने तुड़ने शुरू हो गए ट्रेन के अंदर ही, कि हाथ पैर मुड़ने शुरू हो गए। तो इसके पापा ने क्या करा, मम्मी को बोला कि पकड़ो इसे, दादा दादी को भी बोला कि थोड़ा सा ध्यान लगाओ। इन्होंने उस लड़की के हाथ पैर बांध दिए, अंकिता के जो बड़ी बहन थी उसके। पहुंच गए भाई वहाँ पर, खूब गुर्राना हुआ, बहुत ज़्यादा चिल्लाना हुआ ट्रेन के अंदर, लेकिन कैसे न कैसे करके पहुँच गए। जब ये अपने पुश्तैनी के वहाँ पर पहुँचे तो पर्सनली इन्होंने एक
वहाँ पर हायर किया, जो ऑटो वगैरह था, ऑटो में ले जाकर वहाँ पर फिर भी थोड़ी सी यूँ थी कि बस इधर उधर मुंह चला रही थी, वो ज़्यादा कुछ नहीं कर रही थी। जैसी पुश्तैनी घर में पहुँची, वहाँ पर जैसी कदम रखा, उसके हाव भाव बदल गए पूरे के पूरे। इधर उधर देखे, ले आए तुम, लेके आ गए तुम, बहुत हिम्मत है तुम में, तुम्हें क्या लगता है यहाँ इलाज हो जाएगा, क्या लगता है इलाज हो जाएगा। और ये बोलने के बाद वहाँ बैठ गई, बुला लो जिसे बुलाना है, मैं देखती हूँ, बुला लो जिसे बुलाना है। तो ये समझ में आ गया था एंटिटी तो कोई फीमेल ही है, बुला लो जिसे बुलाना है। तो जो इनके पापा थे अंकिता के, वो भागे सबसे छोटे वाले दादा के पास। छोटे वाले दादा को बताया कि भाई ऐसे ऐसे लड़की की दिक्कत हो गई है। वो आए, उन्होंने सबसे पहले तो किस किस को देखा, देखो ट्विंस बच्चों को, अंकिता को, इधर उधर देखा, फिर एकदम से बोले बच्ची कहाँ है। तो बताया वो अंदर वाले कमरे में बैठी हुई है जिसमें अंधेरा हो रखा पूरा का पूरा। इसलिए इधर देखा उस वाले कमरे की तरफ, बोले लाइन में आके खड़े हो जाओ। तो सबसे बड़ा वाला भाई सबसे पहले आ गया, बोले तेरी बात नहीं कर रहा, तू हट जाए यहाँ से, जिन्होंने वो खेला था ना वो आ जाओ। अच्छा, वो समझ गए। उन्होंने बोला वो आ जाओ। तो इसमें क्या हुआ था, जो ट्विंस बच्चे थे वो थोड़े डरे हुए थे, वो अपने कमरे में घुस गए। बोले कमरे में मत घुसो, बाहर आ जाओ। जिसने खेला था, तो अंकिता ने खेला था वो गेम, ट्विंस बच्चों ने खेला था। बड़े वाला भाई अपने पापा मम्मी के साथ कमरे में हॉरर शो देख रहा था। बुलाया तीनों को, अब बोलने लगे क्या खेला था उस दिन, ना बताया कोई भी, पता है मार पड़ेगी। तो चाचा थोड़े गुस्सेल थे, चाचा ने देखा कि मेरा लड़का खड़ा है, पीछे से गए कमर पे 2 थप्पड़ दिए। बोले जो पूछ रहा बता क्या खेला था वहाँ पे। तो उसने बताना शुरू करा कि ऐसे ऐसे, रो पड़ा वो, उसने बता दिया ऐसे ऐसे दीदी ने ही बोला था, छत पे चल के ये खेलते हैं, ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, अब ये दिक्कत हो गई, हमारी वजह से ही हुई थी और मेरी गलती थी कि मैंने ये सब कुछ होने दिया। तो वो जो लड़का था वो छोटा था, उसने सारी चीज़ें रोते रोते बता दी। अब इलाज की बारी आ रही है, तो भाई वहाँ पे जो छोटे वाले जो थे दादा, उन्होंने भी वही बोल दिया कि लड़की की तरफ देख के कि मुझे नहीं लग रहा है बच पाएगी। अच्छा। सब ने रोना शुरू कर दिया, सबको ऐसा लग रहा है अगर ऐसा था तो बनारस के किसी संत को ही ढूंढ लेते। तो जब दिमाग में ये सारी चीज़ें चल रही थी पिताजी के कि ऐसा कुछ कर लेते, तो दादा बोले कि तुम्हारे संत भी नहीं बचा पाते उसे, तुम्हें अगर लग रहा है कि छोटी मोटी चीज़ है। वहाँ पर इन्होंने एक ऐसा खुलासा कर दिया जिसको सुनने के बाद पैरों तले ज़मीन खिसक गई सबके। बोले जिस क्वार्टर में तुम रह रहे हो ना, उस घर के पीछे जिसे तुम पार्क समझ रहे हो, वो पार्क पहले था, मतलब वो पार्क अभी है, उससे पहले वहाँ कब्रिस्तान हुआ करता था। और वहाँ पर आत्माएं भटकती रहती है। वो तो तुम्हारे बच्चे इसलिए बच गए कि तुम्हारी कुल देवी तुम्हें प्रोटेक्ट कर रही है। तो वो जो लड़की के अंदर आ रखी थी ना, वो तुम्हारी कुल देवी थी उस टाइम पे, जो अपने आप को मार रही थी, धकेल रही थी कि नहीं करना नहीं करना। हाँ, बोले कि इस लड़की के साथ दिक्कत इसलिए हुई है, इसकी जो परछाई है वो बहुत हल्की है, इसलिए इसके ऊपर लिपट गई हो। अब सॉल्यूशन इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि तुम लेट बहुत हो गए। मतलब अगर तुम सेम डे ले आते, कल अगर तुम ले आते तो बचा भी लेते। अब कैसे क्या होगा। तो इन्होंने रोना पिटना शुरू कर दिया, आपकी तो खुद की घर की बच्ची है, आप नहीं बचाओगे तो कौन बचाएगा। तो उस टाइम पर जो छोटे दादाजी थे वो कमरे में गए, उन्होंने सीधा बोला कौन है तू। अब ये जो अंदर चीज़ आ रखी है, पता क्या करिए, नहीं बताऊंगी, नहीं बताऊंगी तो मैं बोल रहा हूँ। वो मतलब सीधा इशारा, नहीं पता है, एक बार बोलना शुरू करेंगे निकलवाना शुरू करेगा। इन्होंने फिर बोला कि अब भी बता दे कौन है, मेरे घर की बच्ची को परेशान मत कर, जो भेंट मांगेंगी देंगे, बच्ची के शरीर से निकल जा। बस ना। इन्होंने क्या करा, साइड में चावल के दाने लिए और चावल के दाने से घेरा बना दिया और बोल दिया कि इस कमरे में ना कोई जाएगा, ना इस कमरे से कोई बाहर आएगा, मतलब ये तो आ नहीं सकती, कोई जाएगा नहीं इस कमरे में, मैं 3 दिन बाद आऊँगा, तब मैं देखूँगा इस बच्ची को कैसे बचाना है। भाई सबके सदमा लग गया कि अब बच्ची खाएगी क्या, कल से तो वैसे ही उसने कुछ नहीं खाया, पिएगी क्या, कैसे क्या करेगी। तो इनकी मम्मी थी, वो माँ का रूप तो था ही, उन्होंने बोला जाते जाते छोटे दादा को कि कम से कम इसके कोई सूत्र बांध दो, हाथ में कोई धागा बांध दो, जिसकी वजह से कम इसके ऊपर कोई चीज़ तो ना है। बोले अच्छा। अंदर गए, एक धागा लिया, उसके हाथ पे बांधा, जितने हाथ पे बांधा ना उतना हिस्सा जल गया उसका। फिर आके बोले कि अब बता दो, मैं कोई कसर छोड़ूंगा अगर मेरे घर की बच्ची है तो, इसके मैं धागा बांध दूँ, कुछ भी कर दूँ, इसके साथ दिक्कत है, और इसके साथ एक चीज़ नहीं है, इसके साथ बहुत सारी चीज़ें हैं। ये बोल के जो छोटे दादा थे
वो वहाँ से निकल गए। पर अभी तक तो एक ही आत्मा बोल रही थी। अभी एक बोल रहे थे, पर चीज़ें बहुत सारी थी, और ये भी बाद में खैर खुलासा हुआ था, लेकिन जनता को बताना ज़रूरी था। तो हुआ क्या, अब वो वहाँ से बोल के निकल गए, छोटे जो दादा थे। एक रात निकल गई, उस रात भी इस लड़की ने उस कमरे में इतने ज़्यादा ड्रामे करे, बार बार कि मैं आ गई, मेरे को बचा लो, मम्मी मैं ठीक हो गई, उन्होंने मुझे सही कर दिया, मेरे अंदर अब कोई आत्मा नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे बाहर निकाल लो। अभी ये जो अंदर आत्मा है वो बोल रही है, खेलने लग रही है कि मुझे बाहर निकाल लो, मुझे बाहर निकाल लो, बच्चों को देख के कि मैं भी खेलूंगी, मैं तुम्हारी बहन हूँ, मुझे बाहर निकाल लो, अब मैं ठीक हूँ। एक रात निकल गई, दूसरा दिन निकल गया, ऐसी चिल्ला रही है पागलों की तरह, दीवारों पे सर मार रही है, नोच रही है, बार बार मम्मी दिख जाए, मम्मी मम्मी मैं ठीक हो गई ना मम्मी, अब तो मेरे अंदर कुछ भी नहीं है, मुझे बाहर निकाल लो। भाई मम्मी का जो मेंटल एक सिचुएशन थी वो बिल्कुल ख़राब हो गई। इसकी मम्मी ने देखा अपनी बच्ची को ऐसे लगते हुए, सीधा कमरे में गई और कमरे में जाके गाल पे हाथ रखते हैं कि बेटा अब तू ठीक है। इसने क्या करा, अपनी माँ का हाथ पकड़ा और वहीं से दबा दिया बुरी तरीके से, और एक ही चीज़ कि मम्मी मैं ठीक नहीं हुई, मम्मी मुझे साथ लेके चलो बाहर। और इसकी मम्मी बस ममता की नज़रों से देखे जा रही, पीछे से इसके पापा ने वहाँ एंट्री ले ली। इसके पापा भागे कि बाहर निकल, और पीछे से पकड़ के चुन्नी से खींचा, चावलों को पैर से बिल्कुल सही करा। तो वहाँ पर इसकी मम्मी से बोल रहे कि क्या कर रही थी तू, तो इसकी मम्मी ने इसके पापा को ही डांट दिया कि मेरी बेटी ने इतने टाइम बाद मुझे प्यार से माँ कहा था, हाथ पकड़ा था, तुमने उस कमरे से बाहर निकाल दिया। इनके पापा समझ गए भाई बहस करने वाली चीज़ नहीं है अभी। इसकी मम्मी मेंटल कंडीशन उड़ गई कि बेटी है, प्यार मोहब्बत वाली चीज़ है, पकड़ के बाहर ले आए। अब इतने में क्या हुआ, जो बच्चियाँ थी, अंकिता जो थी, उसको आ जा बहन मुझे निकाल ले, मुझे निकाल ले, और सारे बच्चों को लगभग कन्विंस कर लिया था। अब हर बच्चा वहाँ तक पहुँच जाता था कि बहन को बाहर निकाल लेते हैं, कैसे ना कैसे निकाल लेते हैं, हर बार किसी ना किसी की एंट्री हो जाती। अब क्या हुआ, ऐसे करते करते भाई 3 दिन निकल गए। आ गए छोटे दादा, आए और वहाँ पर देखा, सीधा अपने परिवार वालों को बोले कि मरते मरते बच्चे हो ना, चले गए थे ना कमरे में। वो बता रही कि इतना बच्चा बिलक रही है, ये हुआ। जब वो अंकिता ने बताया कि अक्षय उस कमरे की जो कंडीशन हो रखी थी ना, क्योंकि वो लड़की टॉयलेट भी वहीं कर रही है, उसी कमरे में पॉटी कर रही है, इतना गंदा वो स्मेल कर रहा था कमरा। तो क्या हुआ, जो छोटे दादा हैं उन्होंने घेरा बनाया किसी चीज़ से, मेरे ख्याल से वो भी कुछ चावल ही रहेंगे या सरसों के दाने थे, घेरा बनाया, और उन्होंने घेरे में बैठ के सारे कमरे चौखट सब बंद कर दिए और बोल दिया कि कोई भी खटखटाए तो बाहर नहीं जाना, कोई भी अपनी जगह से हिलेगा नहीं। बच्चों को बोल दिया इन्हें रफा दफा कर दो, तो बच्चों को ऊपर भेज दिया, ऊपर वाले एरिया में। लेकिन पहले के घर जैसे हुआ करते थे, ऊपर सब कुछ खुला होता था, बैठने की जगह नीचे होती थी। तो अंकिता बता रही है कि अक्षय हमने सब कुछ देखा कि हो क्या रहा था वहाँ पे। जो बाबा आए थे, जो सबसे छोटे दादा थे, उन्होंने घेरा बनाया और उन्होंने एक ही बात बोली कि अब तू बाहर आ जा, तुझे कुछ नहीं होगा। नहीं निकली। अब तू बाहर आ जा, तुझे कुछ नहीं होगा। फिर भी बाहर नहीं निकली। मम्मी पापा चाचा चाची दादा दादी सब देख रहे हैं, आ जा बाहर, कुछ नहीं होगा। नहीं निकली। गुस्से में तो थे ही, और अंकिता ने इन छोटे दादा का भी लुक बताया, सीधा बताया कि अक्षय ऐसे हो रखे थे जैसे ये पिछले 3 दिन से नहाए नहीं है, किसी बहुत आघोरी साधना में बैठे थे, उनके अंदर से भी स्मेल आ रही थी बहुत बुरी। वो उठे, कमरे में गए, सारे पेरेंट्स जितने भी थे सबके सामने उसकी लड़की के बाल पकड़े, अंकिता की बहन को, और घसीट के सीधा वहाँ पे लाना शुरू कर दिया। उस टाइम पे सबका यूँ हो गया, अब आप ही की या आप ही की है, यूँ करने लग रहे थे सारे कि आप ही की, क्या कर रहे हो। सब ने उस जो छोटे दादा थे उसने बोला, मैंने बोला था ना बीच में कोई बोलेगा नहीं, शब्द शांति से खड़े रहो, अगर इस लड़की को जिंदा बचाना है, अगर बचाना है तो कोई बीच में नहीं पड़ेगा। बिलकेगी, चिल्लाएगी, रोएगी, सामान इधर से उधर करने की कोशिश करेगी, कोई इसकी बातों में मत आना, अगर कोई बातों में आ गया तो मैं नहीं बचा पाऊंगा। उस घेरे के अंदर लेके आए, वहाँ चावल घेरे, बैठ गए, करनी शुरू करी चीज़ें। सामने रख दिया एक लोटा, लोटे में पानी, करनी शुरू करी। वहाँ पर जो वो पूजा क्रिया कर रहे थे ना, पूरे में धुआं धुआं धुआं, पूरे में धुआं। और फिर अंकिता एक चीज़ देखती है कि वो जो धुआं था ना, धीरे धीरे वो सिर्फ उस लड़की के पास आ रहा है, उसकी बड़ी बहन के पास, पूरा उसको घेर लिया उस धुएं ने। तो क्या हुआ, जैसे पूछने लग रहे हैं भाई हो क्या रहा है, हो क्या रहा है। तो जो वहाँ पे दादाजी थे वो अपनी लगे पड़े हैं। 2 घंटे हो गए इस चीज़ को। तीसरे घंटे में जो सामने लड़की बैठी अंकिता की बहन, उसका फिर शरीर अकड़ना शुरू हो गया, पूरा शरीर अकड़ना शुरू हो गया। और वो खुद बोल रही है कि मैं अपनी मर्जी से थोड़ी ना आई हूँ, इन्होंने ही तो बुलाया था मुझे, अब मैं क्यों चली जाऊँ। तो दादा ने पूछा कि तू जाने का लेगी क्या,
तुझे भेंट में चाहिए क्या, भेंट ले और निकल जा। बोली मुझे इसके बाल बहुत पसंद है, मैं नहीं जाऊंगी, और अगर मैं जाऊंगी तो मुझे एक आत्मा चाहिए। तो छोटे जो दादा थे उन्होंने बोला कि यहाँ पे तेरे को कुछ भी नहीं मिलेगा, तू निकलेगी, अगर तू अपनी मर्जी से नहीं निकलेगी तो तेरे को मार के निकाला जाएगा। वहाँ पर जितने भी प्रेत थे वो तो पहले ही देख के भाग गए थे कि कोई आ गया महारथ। तो बोलना शुरू करा, वैसे नहीं जाएगी तो ऐसे जाएगी, अपने आप निकल जा। तो उसने वही शुरू कर दिया कि निकाल के दिखा, निकाल के दिखा, कोशिश कर ले, मैं नहीं जाऊँगी। मेरे पहले ही ससुराल वालों ने मुझे जान से मार के वहाँ पर गाड़ा, मैं वहाँ भटक रही थी। फिर इन्होंने ये सारा चीज़ करके बुलाया, अब मुझे बोल रहे चले जाओ, तो मुझे बुलाया क्यों? मुझे इसने अपने शरीर में खुद जगह दी, आने से पहले पूछा था मैं आ जाऊं, तो वो होता है ना कि एंटिटी हाँ आ जाओ, आ गई इसके शरीर के ऊपर। लेकिन वो जो छोटे दादा ने बताया था वो कब्रिस्तान था, वहाँ भटक रही थी, तो वहाँ पर इसे गाड़ दिया था मार के, जो ये बता रही थी एंटिटी खुद अपने बारे में कि मेरे ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस होता था और एक टाइम पर आके मुझे वहीं पर आके गाड़ दिया था इन्होंने, तो मैं भटक रही थी, ऐसे ऐसे इसने बुला लिया। बहुत देर तक पूछते गए, जब पता चल गया ये अपनी मर्जी से जाएगी ही नहीं, भेंट भी नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए। भाई छोटे दादा उठे, बगल में एक डंडी रखी थी, उसके खींच के मारनी शुरू करी। तो जैसे रोना पिटना शुरू हो जाता, बच्ची को बचा लो, बच्ची को बचा लो। तो उस टाइम पे क्या हुआ, जब 3-4 डंडियाँ मारी ना, तो वो जो अंकिता की बहन थी उसने मुंह पर करके चली जाऊंगी पर मेरी गलती नहीं थी, मेरी गलती नहीं थी, और करके एकदम से उल्टी दे के मारी, जो सामने चीज़ें रखी हुई थी उसी के ऊपर। तो जो छोटे दादा थे वो गए, उन्होंने हाथ से उल्टी को ऐसे उठाया है, उस मटके के अंदर डाला है, पूरा मटके में भरा उस चीज़ को। उसके बाद क्या हुआ, जो सामने लड़की बैठी थी वो वहाँ पे धम करके गिर गई। उस मटके को उठाया, जो चीज़ें अंकिता ने देखी, छोटे दादा जब चल रहे थे ना, कुंडियाँ लगी थी, खट करके अपने आप खुली, दरवाजे खुले अपने आप, बाहर गए और कहीं चले गए। अंकिता को लेके आए, एक शुद्ध बढ़िया कमरे में लेटाया। 1-2 घंटे तक इन्हें ही नहीं पता कि छोटे दादा गए कहाँ हैं। छोटे दादा वापस आए, वहाँ पे सारा सामान साफ करा, बता दिया अब लड़की आपकी ठीक है, लेकिन 1 हफ्ते तक यहाँ से जाना मत। अच्छा। अब देखना, जो उसने कहा था ना, उसने प्रेत भूत जो भी थी, उसने वो पूरी चीज़ करी है। 1 रात बीत गई, लड़की रिकवरी कर रही है, वो ऐसी हो गई थी उससे बेड से खुद भी नहीं उठा जा रहा था। 2री रात, 3री रात, 4थी रात सारे घर में सोए हैं, सुबह उठे हैं। जो सबसे छोटे वाले दादा थे ना, जिन्होंने उतारा करा था, उनकी बॉडी को पैरालिसिस हो गया, और उनकी बॉडी को पैरालिसिस हो गया। अब जब अंकिता की मम्मी आई कि बाबा आपको क्या हुआ है, वो एक कमरे की तरफ इशारा कर रहे हैं और ऐसा लग रहा है कोई ना चीज़ यूँ हाथ दे के मार दे रही है उनका, सबके सामने बार बार कमरे की तरफ इशारा कर रहे हैं, हाथ दे के मार दे रही है सबके सामने। छोटे दादा के प्राण निकल गए, वहीं पे ही सबके प्राण निकल गए। अब सब हैरान, रोना पिटना शुरू, ये चल रहा है, सारी चीज़ें चल रही है, सब समझ तो गए थे भाई कि हुआ क्या है, लेकिन अभी भी एक्चुअल रीज़न पता नहीं चल रहा था कि एक्चुअली में हुआ क्या, किसने करा, क्यों करा। दादा 4थी रात सोए, 5वीं रात सोए, और जो इनके मेन दादा थे, 5वें दिन जब वो सुबह उठते हैं ना, तो उन्होंने सबको इकट्ठा करा और सबको बताया कि नाम तो नहीं बता सकते, नारायण जी रख लो, जो नारायण जी गुजरे हैं छोटे दादा, वो मेरे सपने में आए थे। उन्होंने बताया कि उस आत्मा ने कहा था ना कि मैं किसी एक की आत्मा को तो लेके जाऊंगी, तो इस बच्ची को बचाने के लिए जो नारायण जी थे उन्होंने अब उससे सौदा कर लिया कि मुझे ले चल पर इस बच्ची को छोड़ दे। पर ये चीज़ किसी के सामने नहीं बोली। तो वो जो आत्मा थी वो नारायण जी को लेके चली गई और जाते जाते ये बोल के गई है कि अब उस क्वार्टर में रहने के लिए गलती से भी मत चले जाना। अच्छा, छोड़ ही दो उसे। वो उस क्वार्टर में तुम्हें जाना ही नहीं है, छोड़ो, यहाँ से जो सामान आएगा कोई और निकाल के लाएगा। अगर ये बच्ची ने उस क्वार्टर में कदम रख दिया, मेरी बलि की कोई वो नहीं है, इंपॉर्टेंस नहीं है एक तरीके से, क्योंकि उस क्वार्टर में कदम रखते ही ये फिर सारे चिपक जाएंगे उसके। यहाँ से क्या हुआ, इन्होंने क्वार्टर तो वो छोड़ो, वो जगह ही चेंज कर ली। लेकिन अब फिर इसने बताया कि इनके पापा ने कुछ चीज़ें बताई बाद में। ये क्वार्टर इन्होंने छोड़ दिया, सारा सामान खाली कर दिया, 2 साल हो गए उस क्वार्टर के आसपास भी ये लोग भटके नहीं। एक दिन पापा किसी काम से जा रहे थे तो उनकी नज़र पड़ी उस क्वार्टर पे। जैसे होता है ना कि इंसान देख लेता है कि मैंने 8 साल 7 साल वहाँ रहा हूँ मैं, तो उन्होंने इस तरीके से देखा। तो पड़ोसी वगैरह खड़े थे, तो इन्होंने पड़ोसी से बात की कि ऐसे ऐसे क्या चल रहा है इस क्वार्टर का। तो उन्होंने बताया कोई रहता ही नहीं है, कोई 15-20 दिन से ज़्यादा रुकता नहीं है, ऐसे ऐसे है। तो जब इसके पापा बाहर निकले ना, पड़ोसी बैठा लेते हैं, चाय वगैरह पिला देते हैं, शाम को निकले, एकदम से नज़र पड़ी वही औरत उस छत पे खड़ी थी।
वही जो अंकिता की बहन ने बताया था ना उसका नक्शा की आधी जली हुई थी रात को कि मेरे को दिख रही है, वही औरत उस छत पे खड़ी हुई थी। इसके पापा ने देखी ये चीज़, देखकर एकदम से होता ना सदमा लगा, पर मुंह मोड़ा और चल दिए वहाँ से। फिर आए, इनके पापा ने बताया घर में, और फिर यहाँ पर वो पूरा हादसा हुआ ख़त्म। अब अंकिता जो है उनकी बड़ी बहन की शादी हो चुकी है, अच्छा। सारी चीज़ें सॉर्टेड हो गई, लेकिन एक जने की बलि चली गई और सिर्फ एक गेम खेलने के चक्कर में। चलो भाई, मैं तो कह रहा हूँ ऑडियंस को बेसब्री से इंतजार है आपकी, जो आप श्रीलंका में होकर आए हो वहाँ की क्या आपने देखा, क्या एक्सपीरियंस करा, वो बताओ। हाँ जी, मैं श्रीलंका का ऐसे प्लान कर रहा था। मैं वियतनाम से आया ही था, तो मुझे 4-5 दिन हुए थे। तो एक ट्रैवल कंपनी है, आपको बताया था मैंने, कैप्चर ट्रिप करके, तो उनके साथ मेरा प्लान बना कि श्रीलंका चलना है। तो उस टाइम मोटिव ये था कि भाई घूमने जाना है, लेकिन फिर मैंने बोला कि इतना ट्रैवल ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई अब मैं अपने कंटेंट पे फोकस करूँ। फिर उन्होंने ही, जो नितिन खन्ना भाई है मेरे, उन्होंने ही मेरे को ये बोला कि भाई मैंने ऑलरेडी श्रीलंका में परमिशन ले लिया आपकी शूट के लिए, आप वहाँ पे पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो, और कुछ क्रिएटर भी जा रहे हैं, स्ट्रेंजर भी जा रहे हैं, तो आप उनको ले जाके वहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हो और वो भी एक्सपीरियंस कर लेंगे। तो बेसिकली हमारा वो जो टूर था वो हॉन्टेड एक्सपीरियंस वाला ही था कि हम हॉन्टेड प्लेस को एक्सप्लोर करेंगे। अब यहाँ से हम श्रीलंका निकल गए। श्रीलंका में जैसे कोलंबो पहुँचे, कोलंबो में पहुँचने के बाद मुझे ये नहीं पता था कि जिस जगह पे मैं जा रहा हूँ वो जगह कैसी है, बट मैं अपने डिवाइसेस लेके गया था, सारी चीज़ें लेके गया था। तो जब मैं वहाँ पे गया भाई, जाने के बाद उन्होंने बोला कि भाई अब हम याला जा रहे हैं और एला जा रहे हैं, ऐसी ऐसी जगह थी, तो लोकेशन का नाम नहीं लूँगा। तो जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा, उन्होंने बोला कि भाई ये जगह जो है ये हॉन्टेड प्लेस है। मैंने देखा भाई ये 5 स्टार होटल है और इसमें हम कहाँ क्या हॉन्टेड होगा क्या नहीं होगा। तो हमारे साथ में एक एशियन करके बंदा था जो श्रीलंकन था, जो लोकल था हमारे साथ में, और उसने मुझे बताया कि ब्रदर हमने ऑलरेडी ये प्लान किया है कि इस हॉन्टेड प्लेस पे आपको रुकना है रात को, और आप इन स्ट्रेंजर को लेके जाओगे, अगर ये आपके साथ रुकें तो ठीक है, नहीं रुकेंगे तो आपको अकेले जाना पड़ेगा। अब वो होटल हॉन्टेड था। उस होटल की स्टोरी मैं आपको बता देता हूँ, पहले उसके बैक स्टोरी पे आ जाते हैं। बताते हैं भाई कि उस होटल में 2016 में एक 42 इयर्स की लेडी या 46-42 इयर्स की लेडी को मार दिया था उसके हस्बैंड ने। वो वेकेशन पे आ रखे थे घूमने और वो श्रीलंकन ही थे, तो उसने उसको होटल में मार दिया था। मारने के बाद उसके चाकू वाकू, मतलब ये चीज़ इंटरनेट पे भी बहुत फेमस रही है, और श्रीलंका में एक्चुअली में वो जगह हॉन्टेड होटल्स में काउंट ये होती है। न्यूज़ बनी थी पूरी? हाँ भाई, न्यूज़ बनी है। अच्छा। हाँ, और उसने मुझे इतना बताया, और ये बताने के बाद मैंने उससे पूछा और बैक स्टोरी क्या है। तो बताते हैं कि जो जैसे लोकल के थ्रू, जो लोकल तो ज़्यादा बेटर बता सकता है, तो लोकल ने बताया कि क्या कहते हैं भाई, ये वेकेशन पे आए हुए थे, इनके बीच में ऑलरेडी कुछ ना कुछ लफड़ा चल रहा था और कुछ ना कुछ अफेयर की कोई प्रॉब्लम थी उनके बीच में, मतलब किसी न किसी का कोई अफेयर चल रहा था। तो वो 1-2 दिन वहाँ पे स्टे करते रहे। होटल के स्टाफ ने कई बार उनकी लड़ाइयों की आवाज़ें सुनी, और उनका स्टे 3 दिन का था, लेकिन उनको और एक्सटेंड करवाने के लिए उसकी वाइफ ने बोला। तो उसके हस्बैंड ने क्या कहते हैं, एकदम बोला कि यार अब यहाँ पे स्टे नहीं करना, अब जाना पड़ेगा। तो जो लास्ट डे था, जिस दिन उनको चेकआउट करना था, तो चेकआउट करने से पहले भाई वो सब कुछ उनका, मतलब बैग वैग पैक हुए, सब कुछ, सारी चीज़ें बाहर आ गई, और थोड़ी देर बाद वो हस्बैंड निकल गया, और बाद में पता चला कि उस लेडी का उसने मर्डर कर दिया, उसको मार दिया है। तो ये इंटरनेट पे मेंशन है कि भाई चाकू से स्टैब करा था और ऐसी ऐसी चीज़ें रही है। उसके बाद उस बंदे ने अपने आप को होटल से निकलने के बाद खुद अपने किसी रिलेटिव के घर पे फांसी लगा ली थी। ये जो चीज़ आर्टिकल में मेंशन है, बाकी इसकी लॉन्ग स्टोरी बहुत बड़ी है। इसके बाद यहाँ पे ये हुआ कि भाई जो होटल का स्टाफ था, मतलब मैंने पर्सनली होटल के स्टाफ से बात करी। होटल के स्टाफ से बात करने के बाद मुझे पता चला कि एक मेंबर कह रहा है भैया यहाँ पे ऑलमोस्ट 16 से 17 बंदे इस होटल को छोड़ के जा चुके हैं। अब वो दावा क्या करते थे, वो ये कहते थे कि भाई वो वाइट साड़ी में लेडी दिखती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, चीखने चिल्लाने की आवाज़ रूम से आती है, और शायद रूम नंबर 316 या 307 है, ये भी मेंशन है उस पर। उसके बाद उन्होंने ये भी बोला कि यहाँ पे जो गया है, मतलब एक दिन एक गेस्ट आ रखा था, तो स्विमिंग पूल में वो गेस्ट वेस्ट नहा रहे थे और रात का टाइम था। अब जो लोकेशन है मैं आपको बता देता हूँ, एक होटल है, एंट्री करी, लॉबी है, इससे पीछे पूरा पार्किंग का एक एरिया है। तो जो लॉबी के साथ में ऐसे रूम्स बने हुए हैं, उसके बाद आगे स्विमिंग पूल है। स्विमिंग पूल के आगे उन्होंने एक गार्डन बना रखा है जहाँ पे आप बैठ सकते हो, और उसके साथ में रिवर है, मतलब एक रिवर है जो काफ़ी फेमस है।
वो रिवर उससे कनेक्ट हो रखी है, लेकिन उन्होंने वहाँ पे फेंसिंग कर रखी है। बताते हैं कि वहाँ पे क्रोकोडाइल आ जाते हैं, तो इसकी वजह से उसको पूरा कवर कर रखा है। अब ये लोकेशन पे हम जब जैसे ही पहुँचे तो उसने मेरे को एक स्टाफ वाले बंदे को बुलाया और बोला कि भाई आप देख लो कैसे कैसे है। तो उसके स्टाफ वाले बंदे ने बोला कि एक मेरी खुद की फ्रेंड थी जिसने यहाँ पे रात को आके उनको मना किया, जो स्विमिंग पूल पे लोग नहा रहे थे। तो स्विमिंग पूल पे एक बच्ची थी, वो ऑटोमेटिकली उसे स्विमिंग आती थी, लेकिन वो कई मिनट तक अंदर ही दबी रही और उसका दावा ये था कि स्विमिंग पूल में उसको किसी ने पकड़ रखा था उस बच्ची को और उसे ऊपर नहीं आने दिया। लेकिन उस बच्ची की जान बच गई थी, उसे कुछ नहीं हुआ। एक ये दावा हुआ। फिर दूसरी चीज़ ये हुई कि होटल का स्टाफ जब भी रात को घूमता था तो उनको कुछ ना कुछ उस रूम से नॉक की आवाज़ आती थी, कोई नॉक कर रहा है, कोई हेल्प मांग रहा है। और कई होटल के स्टाफ के लोगों ने ये भी बोला कि भाई यहाँ पे ना रात को उस रूम से कॉल्स भी आते हैं। ये चीज़ वो लोग बता रहे थे मुझे। तो मैंने ये सब कुछ सुना। अब ये सुनने के बाद जो मेरे साथ लोग थे तो वो भी वहाँ पे थे। तो प्लान ये हुआ था कि भाई रात को हम उस लोकेशन पे विज़िट करेंगे जो स्विमिंग पूल के पास है, क्योंकि लोग वहाँ पे ही दावा करते हैं कि वहाँ पे वाइट साड़ी में एक लेडी भटकती रहती है। अब होटल का स्टाफ क्या करता था भाई, रात को उनकी ड्यूटी रहती थी, लेकिन होटल के स्टाफ ने ऐसे शेड लगा रखे थे कि वो उस तरफ देखें भी ना, क्योंकि उनको डर लगता था। और जो भी होटल का स्टाफ वहाँ पे रुकता था रिसेप्शन पे, वो ऑलमोस्ट 5 से 6 बंदे एक साथ रहते थे, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि भाई कोई आ ना जाए, कोई हमें अटैक ना कर दे, कोई मार ना दे। तो ये सारी चीज़ें चलती रही और कई टाइम तक ऐसा ऐसा होता गया। और इतने टाइम में इनको सिर्फ फील होता था, कुछ दिखा नहीं कभी कि कुछ नहीं भाई, दिखा हो। मैं हाँ यही अभी इसको भाई हाँ दिखा भी था। फिर उसके बाद एक लड़की ने ज्वाइन किया जो एशियन के नोन में थी, जो हमारा एक जो लोकल पर्सन था वहाँ पे भाई था। उसकी फ्रेंड ने कॉल पे हमें बताया, स्पीकर पे फ़ोन था, उसने बताया कि एशियन यू वॉन्ट बिलीव आई हैव सीन अ लेडी हु इज़ वॉकिंग अराउंड द स्विमिंग पूल, और मैंने अपनी आँखों से उसे देखा है। उसके बाद से उस लड़की को बुखार हुआ था या उसकी तबीयत ख़राब हो गई, उस बंदी ने वो होटल से जॉब छोड़ दी और उसने बोला कि आपने ये बहुत बड़ी गलती करी है, आपको यहाँ पे जाना ही नहीं चाहिए। और जो भी इन्वेस्टिगेटर है उसको क्या पता था कि मैं आ रहा हूँ या क्या है, कि जो भी इन्वेस्टिगेटर आ रखा है भाई उसको मना कर देना, वहाँ पे ना जाए। इससे पहले जब ये सारी बातें मैंने सुनी तो उस लड़की ने एक चीज़ और बताई, और ये रियलिटी है भाई, कि वहाँ पे उस होटल के जो ऑनर ने कई बार वहाँ पे पूजा भी कराई है। मतलब मुझे ये लगता था कि यार हम ही कराते हैं पूजा, लेकिन उन्होंने बताया कि यहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे पूजा हो रखी हैं, अनुष्ठान हो रखे हैं, और इस होटल को ठीक करने के लिए उन्होंने बहुत सारी चीज़ें करी हैं। लेकिन उनकी काफ़ी बड़ी चेन है होटल्स की, और उस पूरे एरिए में वो होटल काफ़ी ज़्यादा फेमस है। और वहाँ पे मैंने कोई गेस्ट भी नहीं देखा भाई, एक भी गेस्ट मैंने नहीं देखा। सिर्फ हम ही 7, 8, 10 लोग जो थे स्ट्रेंजर थे, सिर्फ हम ही वहाँ पे स्टे कर रहे थे। और होटल का स्टाफ वो पूरी जगह छोड़ के यहाँ पे आ जाता है। फिर भाई नेक्स्ट डे हम वहाँ पे रात को स्टे करते हैं। स्टे करने के बाद नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मेरा सबसे डिस्कशन होता है कि भाई कौन कौन है मेरे साथ में उस जगह पे विज़िट करेगा। तो उसमें काफ़ी सारी लड़कियाँ भी थी, काफ़ी सारी फ्रेंड्स भी थी। तो नितिन भाई ने बोला कि भाई आप एक काम करो, इनसे पूछ लो, जो जाएगा वो जाए, आप किसी को फोर्स मत करना। तो उन्होंने मेरे को ये बोला कि भाई अगर आप लेके जा रहे हो तो क्या आप रिस्पॉन्सिबल हो इनके, अगर इनको कुछ होता है। तो मैंने कहा हाँ, उसकी श्योरिटी मैं लेता हूँ कि अगर इनको कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं देख लूँगा। बड़ी मुश्किल से भाई मैंने उनको प्रिपेयर किया, उनके माइंडसेट बिल्कुल चेंज हो गया ये सारी स्टोरी सुनने के बाद। रात के 11 बज गए, 11 बजे तक सारे एग्री हो गए कि हम रात को इन्वेस्टिगेशन के लिए यहाँ पे जाएंगे। 11 बजे के बाद ही भाई 11:30 बजे मैं रूम से बाहर आया, रिसेप्शन पे देखा कोई भी नहीं खड़ा था। हर किसी ने मेरे को मना कर दिया, भाई मैं नहीं जाऊँगा। 12:30 बज गए, 1 बज गए, और मेरे अंदर ये चुल थी कि भाई मुझे तो यहाँ पे करना है, क्योंकि मैं तो आया ही इसलिए हूँ। आप अपने गैजेट्स वगैरह भी ले गए हाँ थे भाई, वहाँ मैं पे? सारे गैजेट्स लेके गया था। तो तब तक यूज़ नहीं कर रहे थे आप? नहीं, तब तक कुछ यूज़ नहीं किया था, क्योंकि मुझे ऐसा था ना कि मैं अकेले कैसे वहाँ पे कन्वर्सेशन करूँगा। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो जहाँ की कंट्री है तो वो वहाँ का एक लोकल बंदा होना चाहिए जो उस लैंग्वेज में उनसे ट्रांसलेट करके बात कर सके। वरना हो सकता है मैं कुछ और पूछ रहा हूँ, किसी को इंग्लिश आती है नहीं आती, हिंदी आती है नहीं आती, क्योंकि इनके भी ऐसी चीज़ें होती है ना। तो ये सब कुछ डिस्कस करने के बाद भाई मैंने उनको बोला कि भाई अब कोई आ नहीं रहा, मैं चले जाता हूँ। 1:30 बजे उसी लोकल पर्सन का मेरे पे फ़ोन आया। वो मेरे से कहता है, कह रहा है सागर ब्रो, वैसे तो सारी स्टोरी ठीक है, एक्चुअली में दिस प्लेस इज़ हॉन्टेड, लेकिन मैं इन चीज़ को बिलीव नहीं करता। और वो नॉन बिलीवर बंदा था, जो लोकल हमारे साथ बंदा था। तो मैंने बोला भाई तू बिलीव नहीं करता, तू एक काम कर, मेरे पास आ जा, हम चल रहे हैं। तो फिर वो पहले मना करने लग गया कि नहीं मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि प्रॉपर्टी में कुछ ऐसी प्रॉब्लम ना हो जाए, कोई हमें रोक ना ले। तो मैंने कहा यार तू तो लोकल पर्सन है, तूने परमिशन ऑलरेडी ले रखी है,
कह रहा वैसे मैं बिलीव नहीं करता, लेकिन ये है कि मेरा मन नहीं है अब जाने का। लेकिन उसी टाइम पे क्या हुआ, उसमें एक लड़की थी माही नाम की, जिसने मुझे ये बोला कि सागर लेट्स गो, और मैं उसको एक्सप्लोर करना चाहूँगी, मैं ये एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ। उसने ऐशन को कन्विंस किया। भाई रात को 2 बजे हम उस लोकेशन पे जाके खड़े हो गए, मतलब लोकेशन काफ़ी आगे थी। आप 3 लोग हो अभी? हाँ 3 लोग थे, तो हम स्विमिंग पूल पे खड़े हुए थे। जब तक हमने इन्वेस्टिगेशन नहीं करी थी ना भाई, बड़ी तेज़ से हवा चलने लग गई, बहुत तेज़, मतलब ये नॉर्मल नहीं था। तो मुझे लगा यार कि अब कुछ है, मतलब एक अब अंदर से मुझे वाइब आ जाती है कि हाँ यहाँ पे कुछ नेगेटिविटी है, तो मुझे ये फील हो गया। तो जो साथ में लड़की माही थी उसने भी बोला कि अरे सागर देयर इज़ समथिंग फिशी, और मैं भी ये सेंस कर रही हूँ। लेकिन ऐशन था, वो नॉन बिलीवर था, तो भाई उसने बोला कि भाई ब्रदर कुछ नहीं है, अगर आपको करना है तो चल लेते हैं। तो भाई हम जैसे ही उस लोकेशन पे गए, ऐसे जंप करके उसके पास पहुँचे, रिवर और उस एरिया के पास जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग चैलेंज करते हैं कि वहाँ पे वो स्पिरिट भटकती रहती है। तो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करने से पहले भाई हवा तो तेज़ हो रखी थी, नॉर्मल हो गई। जैसे मैंने डिवाइसेस लगाए भाई एकदम बारिश होने लगी। अच्छा, ये हो सकता है नेचुरल हो, और नेचुरल होगा भी, मतलब मेरे भी माइंड में वही रहा। फिर एकदम हवा बढ़ने लग गई। हवा बढ़ने के बाद मेरे को लगा यार ऐसा लग रहा है कि शायद कोई चाहता ही नहीं है कि हम यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करें। लेकिन द मोमेंट आई प्लेस माई गैजेट्स देयर, रखने के बाद बहुत देर तक मैंने कोशिश करी कि मैं पहले अपने लेवल पे कम्युनिकेट करने की कोशिश करूं, तो मुझे कोई भी आंसर नहीं मिले। लेकिन जब ऐशन से मैंने बोला कि ऐशन ब्रो आपको लैंग्वेज को ट्रांसलेट करना है और आप क्वेश्चन पूछो, तो भाई 6, 7, 8 क्वेश्चन हमने पूछे, क्या यहाँ कोई है, क्या कोई रहता है, कुछ है नहीं है, तब तक हमें कोई आंसर नहीं मिले। फिर मैंने ऐशन से पूछा, फिर थोड़ा सा प्रो लेवल पे क्वेश्चन पूछा कि क्या यहाँ पे किसी का, मतलब किसी लेडी को किसी के हस्बैंड ने मारा था। तो भाई सबसे पहले जो माही के हाथ में EMF मीटर था, अब उसके हाथ में ही था, तो उस पर लाइट ब्लिंक हो गई, उस पर लाइट जलने लग गई। 1-2 बार उस पर साइन आए, साइन आने के बाद माही के हाथ से वो EMF मीटर गिर गया। भाई जैसे आपने पूछा कि किसी के हस्बैंड ने मारा था, तो वो उन्होंने अपनी प्रेजेंस दिखा दी, पहले वो क्यों नहीं दिखा रहे थे? क्योंकि भाई एक्चुअली क्या होता है कि स्पिरिट ना इतनी जल्दी मतलब कम्युनिकेट नहीं करती है। तो ये होता है कि उसको थोड़ा सा, मतलब आप किसी चीज़ को इनवाइट कर रहे हो तो वो टाइम लेगी, एकदम बात नहीं करने लगेगी कि हाँ भाई आते ही मैंने डिवाइस रखा मेरे को आंसर मिल जाए, ऐसा नहीं होता। क्योंकि कई लोकेशंस पे मेरे साथ ऐसा भी हुआ, श्रीलंका में ही बता रहा हूँ आपको, जो मैं दूसरी लोकेशन पे गया था। काफ़ी टाइम तक मैं क्वेश्चन पूछता रहा, मुझे नहीं आंसर मिला। जब मैं वहाँ से निकल रहा था तभी एक बूढ़े से इंसान ने खांसने की आवाज़ करी, और वो मेरे वीडियो में भी है, और उस बीच पे कोई भी नहीं था। तो उसने बस ये प्रेजेंस फील करा दी कि भाई मैं यहाँ पे हूँ, आपसे बात नहीं करनी, आप यहाँ से निकल जाओ। तो ये एक साइन था हमारे लिए। तो वापस उसी स्टोरी पे आते हैं। तो EMF पे वो साइन मिला क्योंकि आपने उसको छेड़ दिया ना, मतलब वहाँ पे वो उसके इमोशन को हर्ट कर दिया ना, तो वो सब फ्लैशबैक आ गया उसके माइंड में। हाँ किसी ने मेरे से ये सवाल पूछा है। तो जब मैंने ये सवाल पूछा कि आपके हस्बैंड ने आपको यहाँ पे मारा था, आप यहाँ पे क्यों भटकते हो, भाई EMF मीटर उस लड़की के हाथ से गिरा। गिरते ही भाई वहाँ पे और तेज़ हवा चलने लग गई, और उस लड़की को ऐसा लगा किसी ने उसको ऐसे टच किया है, और उसने हाथ को ऐसे पीछे करा, और वो कह रही कि सागर नहीं 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 यहाँ से चलो। वो डरने लग गई। ऐशन जो नॉन बिलीवर था उसको लगा कि शायद EMF मीटर झूठा होगा, मतलब हो सकता है भाई ऐसे भी जल सकती है लाइट। तो मैंने कहा भाई यू कैन डू वन थिंग, आप इसको हाथ में रख लो अगर आपको लगता है तो। कहता ठीक है, ये डिवाइसेस कैसे वर्क करते हैं। तो उसमें एक मोशन सेंसर था, EMF था, एक लेज़र ग्रिड थी, टेम्परेचर बताता है वो भी था, और मैंने शायद लास्ट पॉडकास्ट में बताया था कि एक लेज़र ग्रिड होती है। उस डिवाइस के आगे, जैसे सपोज़ ये डिवाइस है, इस डिवाइस के आगे कोई भी स्पिरिट होगी, ऐसा नहीं है किसी इंसेक्ट से होगा, अगर कोई भी स्पिरिट होगी या किसी की मूवमेंट होगी तो उस डिवाइस में एक स्पॉट बन जाएगा, एक ग्राफ बनता है। तो उस ग्राफ में जहाँ जहाँ मूवमेंट होगी तो वो ग्राफ वैसे वैसे मूव करेगा। जैसे आप यहाँ खड़े हो तो वो यहीं पे स्पॉट बना के रखेगा, आपने हल्की सी मूवमेंट करी तो यहाँ स्पॉट बना के रखेगा। तो मैंने उसको पहले ये चीज़ बताई कि मैंने ब्रदर ऐसे ऐसे ये वर्क करता है, आप देख लो। और उसने फिर देखा भी कि भाई ये डिवाइस ऑथेंटिक है या नहीं है, तो उसको थोड़ा माइंड में जो भी डाउट्स थे उसको क्लियर करे मैंने भाई ये US से डिवाइस मंगाया हुआ है, और मोशन सेंसर आप जानती हो, कोई भी मूवमेंट होगी उसमें कैप्चर हो जाएगी। फिर मैंने सडनली ये सवाल पूछा, क्या आप हमें यहाँ पे देख सकते हो, क्या आप मुझे छू सकते हो। जैसे ही मैंने ये सवाल पूछा भाई मेरा मोशन सेंसर एकदम लाइट ब्लैंक हुआ,
मतलब उससे पूछा मैंने कि अगर आप मुझे छू सकते हो तो मुझे छू के आप उस डिवाइस के पास जाइए। तो उसी टाइम पे वो मोशन सेंसर पे वो चीज़ डिटेक्ट हो गई और मोशन सेंसर की लाइट जलने लग गई। सेकंड, जैसे ही वहाँ से लाइट जली तो उसी लेज़र ग्रेड वाले डिवाइस पे एकदम ब्लू लाइट जलने लगी। इसका मतलब ये कि कोई एंटिटी वहाँ पे स्टक हो गई, ये खड़ी हुई है। लेकिन आपको वो टच महसूस नहीं हुआ, जैसे आपने बोला कि छू सकते हो, तो वो महसूस हाँ, नहीं हुआ? वो महसूस नहीं हुआ। जैसे इनविजिबल चीज़ होगी ना, हवा हो गई है, आप उसको छू नहीं सकते, वो फील कर सकते। जैसे उन लड़की को हुआ था किसी ने टच किया, हाँ, वो आपको टच नहीं किया। अब ये भी डिपेंड करता है कि कौन किसको अपनी प्रेजेंस ज़्यादा फील कराना चाहता है। फिर ये भी करता है कि किसका ऑरा कैसा है। अगर वो वीक ऑरे की थी तो शायद उसको उसने जल्दी वो कर दिया, हमें कराना होगा तो उसको शायद ज़्यादा उसके अंदर पावर होनी चाहिए। तो ऐशन जो बंदा खड़ा हुआ था उसने फिर एक सवाल पूछा। मैंने कहा ऐशन, आप अपने हिसाब से कोई भी सवाल पूछ लो जो आपको लगता है। तो उसने बोला, क्या आप यहाँ के होटल के स्टाफ के लोगों को दिखती हो? क्या आपने होटल के स्टाफ के लोगों को यहाँ पे डराया है? तो भाई उस पे क्या होता है, उसी ग्राफ के पास में एक स्पॉट बनता है, स्पॉट वहीं खड़ा रहता है, मतलब वो स्पिरिट उसी डिवाइस के बाहर खड़ी रहती है। अच्छा। लेकिन इसमें बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि मैंने आज तक ऐसा किसी भी लोकेशन पे एक्सपीरियंस नहीं किया, आगे बताऊंगा। तो उस पे जब मैंने ऐसे डिवाइस पे देखा, मैंने कहा हाँ यार, यहाँ पे कोई ना कोई अब है। तो फिर और सवाल पूछे कि आपको किसी ने मारा था, उस पर भी हमें आंसर मिले। लेकिन इन दी एंड माही के अंदर ऐसा हो गया कि भाई मैं यहाँ पे नहीं रुक सकती सागर, मुझे जाना है। फिर मैंने उसको ऐसे हाथ पकड़ के बोला, मैंने कहा 5 मिनट और रुकना है, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है कि हम यहाँ पे ऐसी चीज़ कर रहे हैं। ऐशन जो नॉन बिलीवर था उसने वीडियो कट करा दी। ऐशन वहाँ पे था। ऐशन ने जैसे ही सवाल पूछा कि आप यहाँ पे लोगों को धक्का देते हो स्विमिंग पूल पे, भाई आप बिलीव नहीं करोगे, वो बंदा ही गिर गया। सही बताओ। ये कैप्चर हो रहा है कैमरा पे? उसका पैर फिर उसने बोला भाई ये कट कर देना, और वो बंदा गिर गया वहाँ पे। शायद अभी मैंने करा नहीं है, रॉ वीडियो होगी तो मैं आपको दिखाऊंगा। अभी उस बंदे का पैर फिसल गया, और वहाँ पे नॉर्मल ग्रास ही है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि कुछ गिरने वाला कुछ ऐसी चीज़ थी वहाँ पे। तो वो नॉर्मली ऐसे करके गिर गया। तो उसने मेरे को बोल दिया कि अरे भाई ब्रदर, देयर इज़ समथिंग फिशी, आई कैन फील दैट नाउ, ये है वो है, कुछ है यहाँ पे, वो लेडी है यहाँ पे। तब ऐशन को ये बिलीव हो गया कि भाई यहाँ पे अब ये चीज़ें हो रही हैं। उसके बाद मैंने नेक्स्ट सवाल पूछा कि क्या आप यहाँ के लोगों को रूम के बाहर दिखती हो? तो भाई हमें वो भी आंसर मिला। जो स्टाफ दावा करता था, जो चैलेंज करता था कि हमने यहाँ पे ये सब कुछ देखा है, तो वो चीज़ें सारी दिखी थी, सारी हमें फील हो रही थी, और प्लस हमें डिवाइसेस पे मिल रहा था। तो डिवाइसेस पे येस नो पे लिखा आता है, या कैसे पता चलता है कि ये येस है? हाँ, अगर हम बोल रहे हैं कि अगर ऐसा है तो आप इस डिवाइस के पास आओ, अगर नहीं है तो वो उसके पास नहीं आएंगे। अच्छा। हाँ, बाकी येस नो वाला भी चीज़ होती है, लेकिन मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगा सकता, तो मैं सीधा ये पूछता हूँ, अगर जो चीज़ हो रही है तो वही चीज़ पूछो। ऐसा नहीं है कि सारे सवालों के जवाब मिलते हैं, किसी किसी सवालों के जवाब मिले, और उन जवाबों पे हमें ये पता चल गया कि यहाँ पे कुछ है। लेकिन ऐशन जो नॉन बिलीवर था भाई, उसको ये फील हो गया कि ये सब चीज़ें होती है। तो उसी टाइम से उसने मेरे कान में आके यही बात बोली, माही कम्युनिकेट कर रही थी कि भाई मैं मान गया कि भूत होते हैं। फिर उसने ये बोला कि जो यहाँ के लोकल लोग कहते हैं, यहाँ का ऑनर कहता है, मतलब ऑनर ने कभी, उसने उसी टाइम पे डिस्कशन किया कि भाई ऑनर ने जो पूजा कराई है, तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि ये चीज़ यहाँ पे नहीं थी। तो आई बिलीव डैट कि हाँ, दिस प्लेस इज़ हॉन्टेड। लेकिन ये सब होने के बाद भाई हमें पीछे से आवाज़ आई कि कोई हमें बुला रहा है, और ये मेरी वीडियो में भी है। मतलब आप तीनों के नाम बोले गए हैं या फिर कैसे? नाम नहीं, जैसे कहते हैं हु हु, ऐसे करके आवाज़ आ रही है। अच्छा। तो मेरे को लगा अब यार वो नॉर्मल नहीं है। अब मैंने आपको बताया था कि वो जो रिवर है वहाँ पे फेंसिंग हो रखी है, कोई जानवर नहीं आ सकता वहाँ पे, क्योंकि सामने रिवर ही है। कौन आएगा वहाँ पे? मछलियों की तो आवाज़ आएगी नहीं, और कोई जानवर वहाँ पे आएगा नहीं। क्रोकोडाइल का था कि वो हो सकते हैं, लेकिन उस टाइम पे जब हमें ये आवाज़ आने लगी तो माही को ये फील हो, और माही 3-4 बार भाई ऐसे हो गई जैसे उसको कोई बार बार आके टच कर रहा है। पर जैसे वहाँ पे विंड भी चल रही थी, तो हो सकता है किसी चीज़ की ऐसे आवाज़ आ रही हो, ऐसा भाई नहीं था? नॉर्मल था, मतलब एकदम खाली था, वो ब्लैंक था एरिया। अगर ऐसा लगे कि मतलब अब मैं इतनी लोकेशंस पे जाता हूँ तो मुझे ये चीज़ शायद मैं जस्टिफाई कर सकता हूँ, कि आइडेंटिफाई भी कर सकता हूँ कि हाँ यार ये चीज़ नहीं होगी। लेकिन उस बंदी ने जो फील किया, उसके पूरे रोंगटे खड़े हो गए। और जैसे ही हमने ये बोला, एक ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट था, जैसे ही मैंने ये बोला क्या आप हम तीनों को प्रेजेंस फील करा सकते हो, तभी भाई हम तीनों के हाथ पैर, मतलब लिटरली वीडियो में भी है कि हमारे, मेरे तो पूरे बियर्ड्स ऐसे पूरे रोंगटे खड़े हो गए, माही के पूरे रोंगटे खड़े हो गए, ऐशन के रोंगटे खड़े हो गए। मतलब या तो एक बंदे के नहीं होता, लेकिन हम तीनों का सेम टाइम पे वो चीज़ हुई। उसके बाद लास्ट सवाल था, अब हम यहाँ से जा रहे हैं, आप हमें हार्म मत करना,
अगर आप हमें हार्म करोगे तो हमें परेशानी होगी, और हम बस यही जानना चाहते थे कि आप यहाँ पे हो या नहीं हो। भाई लास्ट सवाल पे एशन ट्रांसलेट करके बोल रहा था, तब तक मैं डिवाइस को उठा रहा था। जैसे ही मैंने डिवाइस को उठाया उसी टाइम किसी की आवाज़ आई, हो ऐसे करके भाई, जो मेरे लिए नॉर्मल नहीं था। मतलब मैं एज अ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर बहुत सारी लोकेशन पे गया हूँ और मैं इन चीज़ों को मतलब मानता भी नहीं हूँ कि ऐसे कोई जल्दी कर देगा, लेकिन जो मूवीज़ में होता है या जो ऐसी लोकेशंस पे होता है, आज तक मैंने भी ये फील नहीं किया। आवाज़ आती है, आवाज़ या तो नॉक की आ सकती है या डोर खुलता भी है। मतलब ऐसा भी मेरे साथ हुआ है कि एक वीडियो में डोर भी खुला, वीडियो के अंदर है वो, और वहाँ पे कोई भी नहीं खड़ा, लेकिन वो जो नॉइस आई थी, जो साउंड आई थी भाई, वो बहुत डरावनी थी। और उसी को उठाते टाइम ही भाई हम तीनों भाग गए वापस। मतलब वो लिटरली मेरे अंदर वो फियर था। आप भी भाग गए? हाँ, मैं भी भाग गया भाई। मेरे को ऐसा लगा कि सच में कोई अटैक करने आ गया। प्रॉपर वो वीडियो में दिख रहा है, मतलब सब कुछ दिख रहा है। और इसमें क्या है कि माही मेरा शूट कर रही है, कभी मैं माही का शूट कर रहा हूँ, कभी एशन के हाथ में कैमरा दे रहे हैं, क्योंकि और कोई बंदा नहीं था। और फिर मेरे कैमरामैन जाते नहीं ऐसी लोकेशन पे, मना कर दिया उन्होंने जाने से। अच्छा। हाँ, तो ये सब होने के बाद ही जैसे ही भाई हम उस तरफ गए, उस तरफ जाने के बाद मैंने लेफ़्ट साइड में देखा। अब तब तक वहाँ पे कोई जानवर नहीं था, लेकिन बहुत दूर जाके लेफ़्ट साइड में देखा तो हमें बहुत सारी आंखें दिखने लग गई। वो वीडियो में कैप्चर हुआ है। अब वो हो सकता है, मतलब जानवर की हो सकती है, शायद हो सकता है कि रिवर का जो एज होगा वो एक पॉइंट तक होगा, या वहाँ पे जो भी उनका जंगल आगे पड़ रहा है। लेकिन भाई वो जो आंखें दिख रही थी ना, मतलब वो प्रॉपर वीडियो में क्लियर है, तो उसमें वो आंखें ब्लिंक हो रही हैं, कभी किसी की आंखें दिख रही हैं, कभी किसी की आंखें दिख रही हैं। तो एशन ने बोला कि ब्रदर ऐसे जानवर होने तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर हैं तो ऐसे कैसे हो सकता है। और आप बिलीव नहीं करोगे, वो हमारे पास आने लग रहे थे। और जैसे ही मैंने उनको बोला कि चलो आगे जाके देखते हैं थोड़ा सा, तो उन्होंने मना कर दिया कि भाई हम नहीं जाएंगे। तो जैसे ही मैंने थोड़ा सा आगे जाके कोशिश करी उनके पास पहुंचने की, लाइट जला के, तो वो चीज़ वापस पीछे चली गई। ओह, अब वो जानवर था क्या था वो मुझे नहीं पता। आंखें तो ऐसी थी जैसे कोई बकरी कह लो, भेड़िया कह लो, कुछ भी कह लो। मतलब पीली पीली आंखें दिख रही हैं, ब्लिंक हो रही हैं, 4-5 आंखें अलग अलग दिख रही थी। पैंथर भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब द मोमेंट हम वहाँ से निकल ही रहे थे, लेकिन मेरे डिवाइसेस वहाँ रह गए थे, क्योंकि मैं एक ही डिवाइस उठा पाया था। जैसे ही फिर वो मैंने डिवाइस उठाया भाई, उस टाइम पे फिर से किसी ने वही नॉइस हमें सुनाई। और उस टाइम पे हम रिकॉर्ड नहीं कर रहे थे, क्योंकि गैजेट्स उठाने ही जाना था। सेम वही नॉइस हमें तब दोबारा आई। और ऐसा तभी हो सकता है कि कोई हमें अपनी पूरी प्रेजेंस फील करा रहा है कि भाई मैं यहाँ पे हूँ और अब आप यहाँ से चले जाओ। उसी टाइम पे होटल का स्टाफ का बंदा था, वो वापस वहीं से दूर से उसने देख लिया कि कुछ ना कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी कर रहे हैं, अब लाइट जला के कुछ ना कुछ शूट कर रहे हैं। तो वो सीधा आया, आते ही उसने ये बोला, कह रहा ब्रदर, मतलब उसको श्रीलंकन लैंग्वेज में, कि इनको बोलो ये मर जाएंगे यहाँ पे। कह रहे यहाँ पे एक इंसिडेंट नहीं हो रखे। उस बंदे ने फिर बताया, कह रहा यहाँ पे जो गया वो बेहोश हुआ है। पहले नहीं बताया उसने? हाँ, पहले नहीं बताया, क्योंकि वो नाइट ड्यूटी वाला स्टाफ था ना। कह रहा ब्रदर इसके पास तो अलाउड ही नहीं है जाना। कह रहा रात को तो यहाँ जाता ही नहीं है कोई, और दिन में भी कोई नहीं जाता। दिन में जाएंगे तो 3-4 लोग माली वाली जो भी वहाँ पे काम करते हैं वो जाते हैं। तो उसने बोला कि यहाँ पे बहुत सारे जो गेस्ट हैं वो यहाँ पे बेहोश हो चुके हैं। उन्होंने भी दावा किया कि यहाँ पे कुछ ना कुछ दिखता है। अब एशन जो नॉन बिलीवर था वो बिलीव करने लग गया कि भाई ये चीज़ें होती हैं। फिर हम वहाँ से निकल रहे थे भाई। जैसे ही हम निकले, अब सब कुछ नेचुरल हो सकता था, लेकिन जैसे ही हम रूम के बाहर पहुँचे भाई, तीनों के सर में इतनी तेज़ दर्द होने लग गया। और जो एशन था, एशन वीडियो में भी दिख रहा है, पहले नॉर्मल था, ना ही वो ड्रिंक करके आया था, ना ही उसने कुछ ड्रिंक करी थी। एशन की आंखें भाई पूरी रेड, जो श्रीलंकन वाला बंदा था हमारे साथ में बैठा हुआ सोफे पे लॉबी के बाहर, उसकी आंखें देखी एकदम लाल हो रखी थी। तो मैंने उसको, एशन को बोला, मैंने कहा ब्रदर तू डर वर मत, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ऐसे करके। फिर मैंने उसका हाथ पकड़ के, जो गुरुजी ने मंत्र बता रखे तो मैंने पढ़ा, मतलब फॉर अ सेफर साइड। तो वो सब कुछ पढ़ा, और पढ़ने के बाद एशन ने क्या किया कि भाई मैं रात को रूम में सोऊंगा नहीं, आप अब एक काम करो, मेरे साथ रूम में चलो। मैंने कहा नहीं नहीं भाई, अलग अलग सोते हैं ये वो। लेकिन रात को जब हम सोने लगे तो एशन मेरे रात को रूम में ही आ गया, कह रहा भाई मैं नहीं सो सकता, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे लिटरली कोई देख रहा है। उसने सोया ही नहीं क्या अकेला? भाई वो सोया नहीं, पूरी रात नहीं सोया, वो मेरे रूम में भी आके नहीं सोया है। अच्छा। क्योंकि नेक्स्ट डे मॉर्निंग हमें आगे की तरफ जाना था। तो जब हम आगे सुबह सुबह हमें 9-10 बजे तक निकलना था, तो वो मॉर्निंग में बंदा यही कह रहा था कि सागर ब्रो मैं तो पूरी रात ही नहीं सोया। मैंने उसको बोला, मैंने कहा भाई कुछ ना कुछ है। फिर माही ने मुझे अपना एक्सपीरियंस बताया। अब माही का एक्सपीरियंस ऐसा था कि कर्टन्स थे, बहुत बड़ी विंडो थी, हमारी विंडो से वो पूरा एरिया दिखता था स्विमिंग पूल का। तो माही का एक्सपीरियंस ये था कि मुझे ऐसा लग रहा है कि कर्टन बार बार ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है,
तो मैंने कहा हो सकता है फ़ैन चल रहा होगा। तो कह रही सागर फ़ैन ही तो नहीं चल रहा था, कह रही सिर्फ एसी चल रहा था, और एसी उसके इधर था और वो जो विंडो थी वो बिल्कुल लास्ट में थी। और वहाँ पे ऑलमोस्ट वो रूम इतना बड़ा था कि आप 20 स्टेप चल सकते हो उस रूम में, इतनी बड़ी वो प्रॉपर्टी थी, उसका रूम भी इतना बड़ा था। तो वो भी पूरी रात नहीं सोई। फिर उसने मेरे को रात को फ़ोन करके थे, मैं तो मस्त जाके सो गया, मुझे पता नहीं। सुबह सुबह माही के 20 फ़ोन आ रखे, ऐशन को पता नहीं, मैं तो साइलेंट करके सो गया था, क्योंकि हमें ऑलमोस्ट 3:30 बज गए थे वहाँ पे, 3:30। फिर आधा घंटा हम लॉबी तक बैठे रहे, 4 बजे तक। उसके बाद वो मेरे रूम में आया। ये बताने के बाद जब हम मॉर्निंग में निकले तो स्टाफ के लोगों ने यही बात हमें बोली कि आपने जो भी किया हमें नहीं पता क्या किया है, आप ये देख लेना कि आपके साथ कुछ ऐसा ना घट जाए, हो सकता है आपका एक्सीडेंट ना हो जाए। क्योंकि फिर एक नए नए लोग मिल रहे हैं, नई नई बातें बता रहे हैं कि आगे कोई बंदा यहाँ से निकला था, वो भी यहाँ पे ऐसा था, उसका एक्सीडेंट हो गया था। तो मैंने कहा हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम निकलते हैं यहाँ से। फिर हम नेक्स्ट लोकेशन पे गए। तो ये भाई मेरे साथ जो एक्सपीरियंस हुआ श्रीलंका में, ये एक हॉन्टेड प्लेस, लेकिन ये एक्चुअली भाई हॉन्टेड है। ये आप आर्टिकल भी देखोगे तो वहाँ पे लोगों ने कमेंट्स भी कर रखे हैं, जिन लोगों ने विज़िट किया है उन्होंने भी ये दावा किया हुआ है, और होटल का स्टाफ भी करता है, और उन्होंने 3-4 बार पूजा भी करा ली, लेकिन वहाँ पे कुछ ऐसा हुआ नहीं। और जैसे आपको आंखें वगैरह तो आपको दिखी थी कि जैसे जब आप भाग रहे हो, तो और लोगों को भी दिखी है वहाँ आंखें या ऐसा हाँ, कुछ वो सब देख रहे थे। मतलब मेरे हिसाब से वो जानवर था, लेकिन ऐशन ये चैलेंज कर रहा था, कह रहा ब्रो जानवर हो नहीं सकते क्योंकि आगे रिवर है। अब क्रोकोडाइल होगा तो वो तो नीचे रहेगा, हमें इतनी हाइट पे आंखें बार बार ब्लिंक होती हुई दिख रही थी। अच्छा, मूव हो रही है। हाँ, मूव हो रही है। तो मैंने कहा भाई मेरे हिसाब से तो ये एनिमल हो सकता है। बाकी वो कह रहा कि ब्रदर अगर कोई नदी से पानी पीने जानवर आया हो कोई ऐसे। लेकिन भाई सबसे बड़ी बात ये है कि जो वो शोर की, जो रोर की आवाज़ आई है, मतलब वो किसी वैसे जानवर की आवाज़ नहीं है। लिटरली जैसे हम ही बोलते हैं हो, डरा देते हैं हम जैसे नॉर्मली। तो वही नॉइस हमें 2 बार आई। जैसे ही मैंने वो डिवाइस उठाया और एकदम आने के बाद जैसे ही हम बिल्कुल स्विमिंग पूल के पास आए, उस एज के पास है, तो सामने देखा तो वॉइस दिख रही थी। तो कहा जाए तो वो नेचुरल भी हो सकता है, लेकिन नॉर्मल नहीं है वो। मतलब ऐसे इंसिडेंट। लेकिन ये पता चल गया कि हाँ भाई वहाँ पे कोई था। और ये मेरा भी एक्सपीरियंस बहुत बड़ा था कि किसी की आवाज़ मैं सुन रहा हूँ जो मेरे कान पे आके कोई चिल्ला रहा है। फिर उसके बाद जैसे ही वो इधर उधर गए, उस जाने से पहले मैं वहाँ पे देख के भी आया था कि यार यहाँ पे कोई जानवर हो सकता है, नहीं हो सकता। लेकिन भाई वहाँ पे पूरे में फेंसिंग थी और आगे रिवर ही थी। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे, बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।